चलिए भाई, आज हम लोग बातचीत करेंगे रीतिकाल पर। रीतिकाल जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं, जो भी हिंदी के साथी हैं ये रिकॉर्डिंग लगा लीजिएगा। रीतिकाल पर जो भी पहले से प्रतियोगी हैं वो रीतिकाल को बड़ा कठिन मान के चलते हैं, बहुत कठिन है। फेसबुक पर भी कई लोगों के कमेंट आए या कई लोगों ने मैसेज किया फेसबुक से भी कि सर जी आप रीतिकाल जरूर पढ़ा दीजिए, रीतिकाल बहुत कठिन है। और सबको लगभग लगता है, जो भी हिंदी वाले लोग हैं उनको रीतिकाल कठिन लगता है। कारण क्या है कि रीतिकाल में आपको साहित्य तो पढ़ना ही पढ़ना है, साहित्य के साथ साथ काव्य शास्त्र काव्यांग का भी अध्ययन करना है वहां पर, क्योंकि वहां पर काव्यांग निरूपण भी हुआ है, इसलिए थोड़ा सा कठिन लगता है। लेकिन है कठिन नहीं, ये तो समझ गए तो बड़ा आसान है, समझ गए तो बड़ा आसान है। दूसरी चीज वहां पर यह है कि कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो मिलते जुलते नाम वाली हैं, वहां पर विषय वस्तु भी कुछ बहुत ज्यादा मिलते जुलते नाम वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा लगता है लेकिन है नहीं, लगता है नहीं। जो आज की क्लास होगी रीतिकाल पर है, लगभग 30-35 पेज जो हमारे नोट्स का है उसमें से है, और लगभग जो 10 क्वेश्चन मान लो पूछा जाएगा, कभी भी आपको किसी भी परीक्षा में 10 क्वेश्चन मान लो पूछा जाता है तो उसमें से 9 क्वेश्चन आज की क्लास से आपको 100% मिल जाएगा, इसकी तो गारंटी है। इससे अलग एक आध क्वेश्चन बाय द वे अलग हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो 10 में 10 आपको मिल सकता है, क्योंकि कोई चीज छूटी हुई नहीं है जो परीक्षा में पूछी जाती है। शुरुआत यहां से होती है रीतिकाल। रीतिकाल से सबसे पहला प्रश्न आता है रीतिकाल की समय सीमा क्या है। रीतिकाल की समय सीमा क्या है? रीतिकाल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक रामचंद्र शुक्ल जी ने समय सीमा निर्धारित की है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, संवत 1700 से 1900 तो हम लोग कंठस्थ कर लेते हैं, दिमाग पर बैठा लेते हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या, एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी तर्क शक्ति भी वहां पर समझने का प्रयास कर लेता है, और वो करता क्या है, संवत में जो डिजिट आपने याद किया है इसको सन में बदल देता है। किसमें? सन ईस्वी में बदल देता है, वहां पर हम लोग धोखा खा जाते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, संवत में 1700 से 1900 है, लेकिन अगर जो सन में बात किया जाए तो सन में यही ईस्वी क्या हो जाती है, 1643 ईस्वी से। कहां से? 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी या संवत 1700 से 1900 ईस्वी, यही समय सीमा पूछी जाती है और रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा समय सीमा बताई गई। तो यहां पर दो प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि रीतिकाल की समय सीमा क्या है, दोनों डिजिट में से कोई ना कोई इकाई दे दी गई होगी। दूसरा, रामचंद्र शुक्ल जी ने समय सीमा का निर्धारित किया, तब भी आपका उत्तर यही हो जाएगा। दूसरा, रीतिकाल में जो रीति शब्द है, क्या है? रीति शब्द है, इसका सही अर्थ क्या है, रीति का मतलब क्या है? वैसे रीति का आशय तो अलग अलग विद्वान अलग अलग अपने अपने हिसाब से समझाने का प्रयास किए हैं। इस पर कई पंक्तियां हैं और कई छंद हैं जिनके द्वारा समझाने का प्रयास किया गया अलग अलग विद्वानों के द्वारा। लेकिन जो सामान्य अर्थ है, जो मुख्य अर्थ है रीति का, तो यह काव्यांग निरूपण। क्या है? काव्यांग निरूपण। काव्यांग का मतलब होगा काव्य के अंगों का निरूपण, यानी इस काल के आचार्यों ने, इस काल के कवियों ने, साहित्यकारों ने अपने रचनाओं में काव्यांग निरूपण किया है, काव्य के अंगों का निरूपण किया है, काव्य के अंगों के बारे में चर्चा परिचर्चा की है। अब ये काव्य के अंग क्या हैं? रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद, ये सब क्या है? काव्य के अंग हैं। तो यहां पर काव्यांग निरूपण हुआ है इस काल के रचनाओं में, इसलिए क्या कहा गया, रीतिकाल नाम भी दिया गया। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा किसने है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कल वाली क्लास में भी बात किया था या इससे पहले वाली क्लास में बात किया था कि अगर जो बात किया जाए, जो हिंदी साहित्य के इतिहासों का वर्गीकरण किया गया, इतिहास का वर्गीकरण किया गया, 4 कालखंडों में बांटा गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इनमें से सबसे ज्यादा विवादित जो काल है वो आरंभिक यानी कि आदिकाल है। सबसे कम विवादित काल कौन सा है? तो वो भक्ति काल है, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा विवाद है ही नहीं, भक्ति काल मतलब भक्ति काल हो गया। अब यहां पर रीतिकाल आता है। रीतिकाल दूसरे नंबर पर आता है विवाद में। किसमें आता है? विवाद में दूसरे नंबर पर आता है, इसलिए रीतिकाल के नए नाम जो है, कई नाम हो गए, कई नाम यहां पर दिए गए हैं। कौन कौन से नाम है? हमने कोशिश की है कि एक स्थान पर आपको दे दिया जाए, लेकिन कम से कम 7-8 नाम है रीतिकाल के। कितने? 7-8 नाम है रीतिकाल के। तो अभी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि रीतिकाल के 7-8 नाम हैं कौन कौन से। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहले मैं काल के नाम लिख दूंगा, यानी रीतिकाल के अन्य नाम। थोड़ा सा यहां पर समय लगेगा। रीतिकाल के अन्य नाम, अन्य नाम कौन कौन से हैं और नामकरण कर्ता कौन कौन से हैं? नामकरण कर्ता,
यानी नाम रखा किसने है, कौन कौन है ऐसा। तो सबसे पहले बात आती है रीतिकाल को क्या कहते हैं। एक तो सबसे पहला नाम यही आता है रीतिकाल। रीतिकाल को रीतिकाल कहा किसने है। रीतिकाल को अपकर्ष काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपकर्ष काल भी कहा जाता है रीतिकाल को। रीतिकाल के साथ साथ इसको रीत युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रीत युग भी कहा जाता है। इसके अलावा उत्तर मध्य काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। उत्तर मध्य काल के साथ अलंकार काल भी कहते हैं। क्या कहेंगे, अलंकार काल भी कहते हैं। अलंकार काल के अलावा अपकर्ष तो हो ही गया। खैर इसके अलावा था काव्य विकास युग। क्या है, काव्य विकास युग। ये कई नाम हैं जो आदिकाल के हैं, रीतिकाल के। काव्य विकास युग। इसके अलावा अंधकार काल कहा गया। क्या कहा गया, अंधकार काल कहा गया। अंधकार काल हो गया। इसके अलावा यहां पर एक नाम और आता है रीति काव्य। क्या आता है, रीति काव्य है। रीति काव्य के अलावा कला काल भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, कला काल भी इसका नाम दिया गया। तो ये कई नाम हैं यहां पर। तो यहां पर सबसे पहले बात आती है कि रीतिकाल को रीतिकाल कहा किसने है। वैसे सामान्य अधिकतम लोगों ने रीतिकाल ही नाम दिया है, लेकिन यहां पर जब भी आपसे पूछा जाए रामचंद्र शुक्ल का नाम याद रखना है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा है, रीतिकाल नाम दिया। क्या नाम दिया, रीतिकाल। रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे, रामचंद्र काल हो गया, रामचंद्र शुक्ल जी हो गए। दूसरा नाम है अपकर्ष काल। अपकर्ष काल किसने कहा है, गणपत चंद्रगुप्त। ये गणपत चंद्रगुप्त वही है जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था 1965 ईस्वी में। रीत युग किसने कहा, रीत युग कहा है श्याम सुंदर दास ने। किसने, श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास के बारे में कहीं कहीं मिलता है कि रीतिकाल कहा और कहीं कहीं मिलता है रीत युग मिला। दोनों में से कोई मिल जाए आप सही कर देना है। दूसरा आता है उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल भी कई लोगों ने कहा और यहां पर रामचंद्र शुक्ल का भी नाम आ सकता है। किसका नाम आ सकता है, रामचंद्र शुक्ल का भी नाम आ सकता है। दूसरा आता है यहां पर मिश्र बंधुओं का भी। किसका आता है, मिश्र बंधुओं का नहीं, मिश्र बंधुओं ने तो अलंकृत काल कहा। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा, अलंकृत काल कहा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अलंकृत काल। अब अलंकृत काल कहा किसने है, मिश्र बंधुओं ने कहा। इसको एक स्थान पर लिख लो तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा। दूसरा यहां पर है रीति काव्य। रीति काव्य कहा गया, रीति काव्य डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने, डॉक्टर नगेंद्र ने इसे रीति काव्य भी कहा है। इसके अलावा यहां पर आता अलंकार काल। अलंकार काल किसने कहा है, चतुरसेन शास्त्री। कौन है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री इसको क्या कहते हैं, अलंकार काल कहते हैं। काव्य विकास युग ये किसने कहा है, तो डॉक्टर सत्यकाम वर्मा जी हैं। तो डॉक्टर सत्यकाम वर्मा इसे काव्य विकास युग कहते हैं। दूसरा आता है अंधकार काल। तो इसको अंधकार काल किसने कहा है भाई, तो अंधकार काल कहने वाले त्रिलोचन हैं। कौन है, त्रिलोचन जी हैं। अब यहां पर नाम बचा कला काल। कला काल कहने वाले कई लोग हैं, जैसे कि राम कुमार वर्मा। कौन है, राम कुमार वर्मा है। भगीरथ मिश्र हैं, भगीरथ मिश्र जी हैं। इसके अलावा जो एक नाम आता है वो है रमाशंकर शुक्ल रसाल। कौन है, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी हैं। ये नाम रीतिकाल के हैं। तो लगभग इन्हीं नामों में से आपकी परीक्षा में कोई न कोई नाम आपको पूछ लिया जाएगा और नामकरण कर्ता पूछ लिए जाएंगे। तो बड़े महत्वपूर्ण है। और रीतिकाल का या आदिकाल का कोई न कोई नाम आपकी परीक्षा में जरूर आता है। आजकल क्या, पहले क्या होता था, रीतिकाल को अलंकार काल किसने कहा, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, रीतिकाल को कला काल किसने कहा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब हो सकता है ऐसा भी पूछ लें कि निम्नलिखित में से या निम्नलिखित रीतिकाल के कालों के नाम और उनके नामकरण कर्ता के संबंध में कौन सुमेलित है कौन सुमेलित नहीं है, ऐसे भी पूछ लें। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्न। अब इसी से प्रश्न कुछ बने हुए हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है जब काल विभाजन बता रहे थे। तो यहां पर बताया गया था कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने का सुझाव किसने दिया था, तो वहां पर रामचंद्र शुक्ल जी थे। सुझाव किसने दिया, रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। लेकिन नामकरण किया किसने श्रृंगार काल, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। उत्तर मध्य काल का नामकरण अलंकृत काल।
उत्तर मध्य काल का नाम अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को सर्वप्रथम रीतिकाल, यानी सबसे पहले रीतिकाल किसने कहा है? तो सबसे पहले रीतिकाल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल नाम दिया सबसे पहले। हिंदी साहित्य के मध्यकाल को कलाकाल किसने कहा? कलाकाल किसने कहा है? तो कलाकाल यहां पर एक विकल्प दिया गया, रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल के अलावा दो नाम और बताए थे, एक भगीरथ मिश्र जी थे और दूसरे रामकुमार वर्मा। तो कलाकाल कहने वाले रामकुमार वर्मा, भगीरथ मिश्र और रमाशंकर शुक्ल रसाल जी हैं। एक पंक्ति बहुत पूछी जाती है कविता में, इसमें परीक्षा में, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? खूब पूछी जाती है, देव कवि के द्वारा। देव का पूरा नाम क्या है? देव का पूरा नाम भाई देवदत्त है। देव का पूरा नाम क्या है? देवदत्त है। और इनका जन्म स्थान क्या, ये भी पूछा गया, इटावा। ये इटावा के रहने वाले थे। तो देवदत्त इटावा के रहने वाले थे, इनका पूरा नाम देवदत्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? रीतिकाल की अखंड परंपरा, रीतिकाल की अखंड परंपरा किस कवि से मानी जाती है? तो चिंतामणि त्रिपाठी से। किससे? चिंतामणि त्रिपाठी से। मानने वाले कौन? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। वैसे सामान्य रूप से कहा जाए रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, रीतिकाल का पहला कवि कौन है? तो केशव दास हो जाते हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी अखंड परंपरा किससे मानते हैं? चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं। सनि कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदिन स्नेह, और क्यों ना निरपत होए भोग वे लहि सुदेशु सब देह। ये इस प्रकार का जो प्रश्न आता है, बहुगिता का पक्ष प्रकट हुआ है, किस प्रकार का, किस क्षेत्र का है। तो ऐसे प्रश्न सामान्यतः जो किताबें लगी होती हैं आपके सिलेबस में उनसे आता है। एलटी ग्रेड में ऐसी कोई किताबें नहीं लगी हुई है, तो संभवतः यहां से इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन विगत किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आपके रामबाण नोट्स में दिया गया। तो इसका मतलब क्या है? ज्योतिष ज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये जो इसमें कहा गया है, इसमें जो बहुगित किसका है? टीजीटी में आया था। हाँ, तो ये कहां वहां पर आया क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी परीक्षा से उठा लिया गया, इसलिए पूछा गया। नहीं तो सामान्यतः नया प्रश्न ऐसा नहीं आएगा। तो अगर किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया और इस प्रकार से वहां से उठा के पूछ लिया गया सीधे सीधे, तो ज्योतिष ज्ञान से संबंधित है। आगे, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ है। ये कथन किसका है? भाई गागर में सागर भरने वाला कवि कौन है? गागर में सागर भरने वाला कवि कौन है? सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, बेदन सकल शरीर, इस प्रकार से आता है। तो बहुत फेमस है गागर में सागर भरना। तो गागर में सागर भरने के लिए बिहारी लाल बहुत फेमस है। कौन है? बिहारी लाल जाने जाते हैं। और ये कहा किसने? कथन किसका है? ये भाई रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। कौन सा? सतसैया के दोहरे वाला नहीं है। जो ये कथन कहा गया कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ है। ये किसका मानना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है। दूसरा आता है, रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हुए छलके। ये पंक्ति किसकी है? चिंतामणि त्रिपाठी जी की है। और तुलसी गंग दुओ भय, कल बात हुई थी इस पर भी, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, जिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। किसने कहा है? भिखारी दास ने। किसने कहा है? भिखारी दास ने कहा है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक सयानप बांक नहीं। बहुत फेमस पंक्ति और खूब पूछी जाती है। किसके द्वारा? घनानंद के द्वारा कही गई। जदपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत केस यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत, है ना। तो इस प्रकार से एक पंक्ति आती है, किसकी है? केशवदास की। भी बहुत पूछी जाती है ये पंक्ति, बहुत पूछी जाती है आपकी परीक्षा में। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, है ना। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित है, केशवदास की पंक्ति है, बहुत फेमस है। अगली एक पंक्ति आती है, ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा है? किसके बारे में? देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा, रीतिकाल का अंतिम कवि की बात नहीं हो रही। यहां पर रीतिकाल का अंतिम कवि की बात नहीं हो रही। कभी कभी हम लोग यहां पर भ्रमित हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसकी बात हो रही है? ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। शुक्ल ने किसके संबंध में कहा? तो द्विज देव के संबंध में। किसके संबंध में? द्विज देव के संबंध में। भी कैसी? ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। तो रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में लिखा? द्विजदेव के बारे में लिखा है। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। ये किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का है। यहां पर भाई बात अभी आगे हो सकता आएगा कि रीतिकाल का जो वर्गीकरण किया गया 3 भागों में किया गया। किसमें? 3 भागों
भागों में, रीतबद्ध काव्य धारा, रीत मुक्त काव्य धारा और रीत सिद्ध काव्य धारा। जो रीतिबद्ध काव्य धारा है, इस काव्य धारा के जो आचार्य हैं या इस काव्य धारा के जो कवि हैं, उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, यानी कि अपने ग्रंथों में काव्यांग विवेचन किया है। क्या किया है? काव्यांग विवेचन किया है, यानी रस से संबंधित, अलंकार से संबंधित या फिर छंद से संबंधित, नायिका भेद से संबंधित चर्चा की है। तो ऐसे जो काव्यांग निरूपण करने वाले आचार्य हैं, उनको क्या कहा गया? यहां पर रीतबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत रखा गया। दूसरा, रीतिमुक्त काव्य धारा, यानी ऐसे कवि जो लक्षण की परिपाटी में बंद करके रचना नहीं कर पाए, यानी जो परंपरा रीतिकाल की थी काव्यांग निरूपण की, उससे हट करके एक नवीन प्रेम को आधार बना करके कविताएं लिखे हैं, ऐसे कवियों को रीतमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत रखा गया। और रीतमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत मात्र 4 कवि जो बहुत महत्वपूर्ण है, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये मात्रा की दृष्टि से भी यही क्रम है। तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये 4 कवि को आपको अच्छे से याद रखना है कि रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। और इसके अलावा रीत सिद्ध काव्य धारा, रीत सिद्ध काव्य धारा किसको कहा गया? यानी कि ऐसे कवि, ऐसे आचार्य जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, लेकिन रचना करते समय उनका झुकाव लक्षण ग्रंथों की ओर था, मतलब उस परंपरा से मुक्त नहीं है, उस परंपरा की ओर उनका झुकाव था, लेकिन लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। तो रीत सिद्ध काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि कहा जाए, सबसे अच्छा कवि कहा जाए, तो एकमात्र कवि बिहारी लाल है। बिहारी लाल रीत सिद्ध काव्य धारा के एकमात्र बड़े कवि या अच्छे कवि माने जाते हैं। तो रीत सिद्ध काव्य धारा में बिहारी लाल और घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ये 4 को याद रखो रीतमुक्त काव्य धारा के। बाकी के जो कवि बचे बड़े कवि हैं, वो सब रीतबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आ जाते हैं। और यहां से आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन रीतबद्ध काव्य धारा का कवि है, कौन रीतमुक्त काव्य धारा का कवि है, या कौन रीत सिद्ध काव्य धारा का कवि है। तो रीत सिद्ध याद कर लो, बिहारी लाल है। रीतमुक्त घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये 4 याद कर लो। 5 को याद रखो, बाकी रीतिकाल के जो बड़े कवि हैं वो सब रीतबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आ जाएंगे, बिल्कुल आसान सा हो जाएगा। अगला है देवकृत सुख सागर तरंग। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए, यानी कि सुख सागर तरंग को, यानी देव की रचना सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश किसने कहा है? तो नायिका भेद का विश्वकोश सुख सागर तरंग को किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। प्रेम का पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। इश्क का दर्द या प्रेम का पीर इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। ये किसके संबंध में कहा गया शुक्ल जी के द्वारा? तो आलम के द्वारा। किसके द्वारा? आलम के द्वारा कहा गया है। एक पंक्ति यहां पर हम लोग भ्रमित होते हैं कि ये पंक्ति है किसकी। बहुत लोग भ्रमवश घनानंद लगा देते हैं, जबकि घनानंद की प्रशंसा के बारे में, घनानंद की प्रशस्ति के बारे में ये पंक्ति कही गई है। और किसके द्वारा कही गई? ब्रजनाथ के द्वारा कही गई। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तान के भेद को जाने, है ना। तो किसकी पंक्ति है? ब्रजनाथ के द्वारा कही गई है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति की गई है, यानी घनानंद की प्रशंसा में यह पंक्ति कही गई किसके द्वारा? ब्रजनाथ के द्वारा कही गई, घनानंद के द्वारा नहीं कही गई है। वह ग्रंथ जो मात्र अलंकार निरूपक ग्रंथ है, वह ग्रंथ जो मात्र अलंकार निरूपक ग्रंथ है, तो इसमें अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है ये पूछा गया। कभी कभी ऐसी भी गलती हो जाती है, जैसे हमने देखो चूक कर दी यहां पर कि अलंकार ग्रंथ है ऐसा बता दिया, अलंकार ग्रंथ नहीं है ये पूछा गया, केवल अलंकार का निरूपण नहीं किया गया। ऐसा कौन सा ग्रंथ है? तो वहां पर कई विकल्प होंगे, उनमें से एक कविकुल कल्पतरु है। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की, इसमें केवल अलंकार की बात नहीं की गई है, इसमें दशांगों की बात की गई। किसके? काव्य के दशांगों की बात की गई। याद रखना कि इसमें किसकी बात की गई है? काव्य के दशांगों का निरूपण किया गया। किसका? दशांगों का निरूपण किया गया, केवल अलंकार की बात नहीं की गई है। अगला, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रीत संप्रदाय, यहां पर रीत काल नहीं पूछा गया, रीत संप्रदाय पूछा गया है। तो रीत संप्रदाय कौन है? वामन जी हैं। रसा स्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा? तो भट्ट नायक जी ने कहा है। भंगी भणित, वैदग्ध भंगी भणित, ये किसका कथन है? तो वही आचार्य कुंतक का हो जाता है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन जी हैं। वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक हैं। रीति आत्मा काव्यस्य, रीति आत्मा काव्यस्य, रीति आत्मा काव्यस्य किसने कहा है? वामन ने कहा है। बहुत फेमस पंक्ति है। अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कौन है?
अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कौन है? तो केशवदास जी हैं। और बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में एक ग्रंथ लिखा गया था, जहांगीर जस चंद्रिका। कौन सा लिखा गया था? जहांगीर जस चंद्रिका लिखा गया था। उस जहांगीर जस चंद्रिका यानी कि बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में, उनकी प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ जहांगीर जस चंद्रिका किसके द्वारा? केशवदास जी के द्वारा। तो जहांगीर की प्रशस्ति में लिखने वाले केशवदास जी हैं। चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। बरनौ रीत स्वभाव ज्यों व्रत व्रत सी मित, ये कथन किसका है? चिंतामणि त्रिपाठी का है। देव कवि ने रीति को क्या कहा? रीति को काव्य का द्वार कहा। रीति को काव्य का द्वार किसने कहा? देव कवि ने। देव कवि कौन है? देवदत्त, वही गए कौन? इटावा के रहने वाले। आगे, रीत सुभाषा कवित्व की बरनत बुध अनुसार, ये पंक्ति बहुत पूछते हैं, किसकी है? चिंतामणि त्रिपाठी की है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, इसमें रीत शब्द से किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है? तो अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, ये किसने कहा तो अलग बात है, लेकिन यहां पर रीति का मतलब क्या है? काव्य रचना पद्धति। क्या है? काव्य रचना पद्धति इसका अर्थ हो जाता है। और हिंदी के प्रथम सर्वांग रूपक आचार्य, हिंदी के प्रथम सर्वांग रूपक आचार्य, ध्यान दीजिएगा, अलंकार नहीं, छंद नहीं, रस नहीं, सर्वांग रूपक आचार्य। तो सर्वांग रूपक आचार्यों में पहले की बात हो रही है केशवदास। तो आचार्य केशवदास हिंदी के पहले सर्वांग रूपक आचार्य माने जाते हैं। सर्वांग रूपक में सामान्यतः रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद, रस, छंद, अलंकार और नायिका भेद मुख्य रूप से आते हैं। ये चारों का यहां पर इन्होंने किया है। रीतिकालीन कवियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? तो रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में, रीतबद्ध काव्यधारा, रीतसिद्ध काव्यधारा, रीतमुक्त काव्यधारा। इनके नाम बता ही दिए, क्या क्या है ये भी बता दिया गया। रीतिकालीन काव्यधारा है, तो रीतिकालीन काव्यधारा कौन कौन? रीतमुक्त, रीतबद्ध, रीतसिद्ध। रीत सिद्धि में बिहारी लाल है, रीतमुक्त में गणानंद आलम बोधा ठाकुर है, और रीतबद्ध में बाकी के बचे हुए सभी आ जाते हैं। रीति काव्य का प्रमुख विषय क्या है? रीति काव्य का प्रमुख विषय भी श्रृंगार है। क्या है? श्रृंगार है। दूसरा, रीति काव्य का मूल स्रोत क्या है? तो संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, यानी कि जो रीति काल में ग्रंथ लिखे गए, रीतबद्ध काव्यधारा के जो ग्रंथ लिखे गए, वो उन किन रचनाओं पर आधारित हैं, या उनका इस मूल स्रोत क्या है, कहां से वो विषय वस्तु ली गई है? तो जो संस्कृत के आचार्यों ने काव्यांग रूपण किया था, काव्य के बारे में, काव्यांग के बारे में बात की थी, उन्हीं से विषय वस्तु लेकर के यहां पर लिखे गए ग्रंथ हैं। रीतसिद्ध कवि किसे कहा गया? रीतसिद्ध कवि जो भी हमने चर्चा की, जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया है, यानी उनका झुकाव रीतिबद्ध काव्यधारा की ओर था, लक्षण ग्रंथों की ओर था, लेकिन रीत ग्रंथ लिखे नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बिहारी लाल इस प्रकार के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। रीतिकालीन काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा? यानी रीतिकालीन कविता को गुंडेपन, सोहदेपन की हरकत किसने कहा है? तो मार्कंडेय वाजपेयी ने। किसने कहा है? मार्कंडेय वाजपेयी ने कहा है। और रीतिकालीन कविता को शक्कर की रोटी भैया किसने कहा? बता दो आप लोग, शक्कर की रोटी किसने कहा है? हाँ, पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कह दिया था भैया, है ना। रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप किस आलोचक ने लगाया है? रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप किस आचार्य ने लगा? आरोप तो ज्यादातर रामचंद्र शुक्ल ही लगाते हुए आपको नजर आएंगे सभी जगह। दूसरा है, वह रचना जो मात्र पिंगल यानी कि छंद निरूपक आचार्य, छंद निरूपक है। क्या है? छंद निरूपक ग्रंथ है, यानी कि पिंगल का मतलब क्या है? छंद, यानी ऐसा ग्रंथ जिसमें मात्र छंद निरूपण किया गया। तो व्रत का मतलब छंद ही होता है, व्रत का मतलब छंद है, व्रत विचार है, छंद विचार छंद से संबंधित है, तो व्रत विचार छंद से संबंधित है। और ये है भाई किसकी व्रत विचार? व्रत विचार के रचनाकार कौन है? सुखदेव मिश्र हैं। सुखदेव मिश्र की ये रचना है व्रत विचार। पानिप अपार घन आनंद उकति ओछी, जतन जुगत जोन कौन पै नपति। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? यानी इस पंक्ति में, इस काव्यांश के द्वारा कवि कहना क्या चाहता है? वैसे घनानंद की ही पंक्ति होगी। नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्त निकृष्ट है, यानी कि जो मैं कह रहा हूं, मैं जो उपमा दे रहा हूं, वो उपमा फीकी है। किसके सामने? नायिका की सुंदरता के आगे ये कहा गया। वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? भाई वृंद कवि कैसे हैं? नीतिकार हैं।
गिरधर कविराय हैं और वृंद कवि हैं रीतिकाल के, ये सब कैसे हैं? तो ये सब नीति कवि हैं, नीतिकार है, तो नीति हो जाएगा। आचार्य कवि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य नहीं है? तो यहाँ पर ब्रजवासी दास हो जाएंगे। कौन होंगे? ब्रजवासी दास, आचार्य नहीं है। अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक प्रत जहि चितवत एक बार। ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है, किसकी है? रसलीन की है। और इस पंक्ति में भैया अलंकार कौन सा है? कोई बता देगा जल्दी से, अलंकार कौन सा है? हाँ, यथा संख्य अलंकार है। क्या है? यथा संख्य अलंकार है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक प्रत जहि चितवत एक बार, यथा संख्य अलंकार है। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? चिंतामणि, जो भी बात आई थी, दशांगों का निरूपण किया गया था, वो ग्रंथ है। नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना कौन है? भाई दीनदयाल गिरि जिनका भी नाम लिए थे, कौन है? नीति निरूपक हैं, नीति पर बात की है। अनुराग बाग इनकी बहुत फेमस रचना है। रीतिकाल के वह कवि जिसने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। तो त्योहारों का और किसका? ऋतुओं का वर्णन अपनी कविताओं में सबसे ज्यादा अच्छा किसने किया है? तो पद्माकर जी आते हैं। फाग के भीर अभिरन में गए ले गए गोविंद गोरी, ऐसी पंक्ति बहुत फेमस है। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में विवेचन किया है। तो भिखारी दास ने, उनका जो ग्रंथ है काव्य निर्णय, बहुत पूछते हैं भिखारी दास क्या काव्य निर्णय के रचनाकार कौन? जीडीसी 2012 में पूछा गया था लोक सेवा आयोग के द्वारा। सर्वांग विवेचन, यानी इसमें सर्वांग विवेचन किया गया है। दूसरा, भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। भाई भूषण दो राजाओं के दरबार में रहे, एक तो शिवराज और दूसरे यानी शिवाजी, दूसरे छत्रसाल हैं। दूसरे कौन है? छत्रसाल हैं। इसीलिए शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? शिवाजी। यानी कि एक बार छत्रसाल ने भूषण की पालकी में कंधा लगा दिया था। इससे प्रसन्न होकर के शिवराज यानी जो भूषण जी थे, इन्होंने कहा था शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, यानी शिवा का बखान करो, शिवाजी की प्रशंसा करूं या फिर छत्रसाल की प्रशंसा करूं, ये प्रशंसात्मक उक्ति कह दी थी जब पालकी में कंधा लगाया था। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और कोई किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। ये किसके लिए शुक्ल जी ने कहा है? तो राम सेनापति के लिए। किसके लिए? सेनापति के लिए रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और आदिकाल को जयकाल, आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो भाई कलाकाल कहने वालों में तीन के नाम बताए थे, एक भगीरथ मिश्र थे, एक रामकुमार वर्मा थे और तीसरे डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल या रमाशंकर शुक्ल रसाल जी थे। पंडित और प्रवीणन को जोई चित्त हरे सो कवित्त कहावे, ये कथन किसका है? ठाकुर का है। देव की एक पंक्ति है, भरी रही भनक बनक ताल तालन की तनक तनक तामे खनक चुरीन की। इस छंद में या ये किस कवि के छंद है, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो देव कवि की हैं। देव का पूरा नाम देवदत्त है। भाई कहां के रहने वाले? तो भाई कहां के रहने वाले हो जाएंगे? इटावा के रहने वाले हो जाएंगे। जगत विनोद की रचना किसने की है? जगत विनोद बहुत फेमस है, ये भी जीडीसी 2012 में पूछा गया था एक साथ, काव्य निर्णय और जगत विनोद। तो जगत विनोद के रचनाकार पद्माकर हैं। कौन है? पद्माकर। जगत विनोद के रचनाकार कौन है? पद्माकर हैं। पीतांबर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है, यानी पीतांबर दत्त बर्थवाल ने रामचंद्रिका को फुटकर कवित्वों का संग्रह कहा, यानी रामचंद्रिका को फुटकर कवित्वों का संग्रह कहा गया। किसके द्वारा? तो पीतांबर दत्त बर्थवाल के द्वारा। दूसरा एक कथन और पूछते हैं, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा गया। तो छंदों का अजायब घर किसने कहा है? ये बता दो जल्दी से भाई, छंदों का अजायब घर किसने कहा? हाँ, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। किसको? रामचंद्रिका को। इसी प्रकार से छंदों का अजायब घर पृथ्वीराज रासो को भी कहा जाता है। तो पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर किसने कहा? जल्दी से बता दो भाई। हाँ, शिव सिंह सेंगर ने कहा है। रीत मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति, रीत मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? यानी रीत मुक्त काव्यधारा की स्वानुभूति और स्वच्छंदता। स्वानुभूति और क्या है? स्वच्छंदता। ये दो विशेषताएं बहुत हैं किसमें? रीतमुक्त काव्यधारा के प्रमुख विशेषताएं हैं। रीतकाल के सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है? नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। तो जहां पर जो रचनाएं रस संबंधी होंगी, जिसमें श्रृंगार का निरूपण किया गया होगा, आप देखेंगे कोई भी रचना हो रीतकाल की और वहां पर श्रृंगार निरूपण हुआ हो, वहां पर नायिका भेद होना स्वाभाविक है, 100% होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यदि कोई रचना श्रृंगार विवेचन में किया गया है, वहां पर नायिका भेद तो किया जाना ही जाना है। जब कभी पूछा जाए तो नायिका भेद वहां पर जरूर होगा।
रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? तो रीतिबद्ध काव्यधारा के बहुत सारे कवि हैं, एक आध नाम याद करने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको 5 नाम याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक तो रीतिमुक्त काव्यधारा के 4 नाम जो थे, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, और एक रीतिसिद्ध काव्यधारा का कवि बिहारी लाल। इनके अलावा जो बड़े कवि हैं आप रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत लगा सकते हो। फिर रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो रीतिसिद्ध काव्यधारा का एकमात्र कवि बिहारी लाल बहुत फेमस है, बाकी के छोटे छोटे कवि हैं। है हाथ पालकी गयंद ग्रह ग्राम चारू, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। ये पंक्ति किसकी है? वही पद्माकर की। भाई पंक्ति से याद ही करना पड़ेगा। जिन जिन देखे वह कुसुम गई, सो बीती बहार, अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डार। ये बहुत फेमस पंक्ति है बिहारी लाल की। किसकी? बिहारी लाल की पंक्ति है। आगे बिहारी के संबंध में एक कथन है, कविता उनकी श्रृंगारी है, कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी के संदर्भ में किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संबंध में है? यहां पर कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, कभी घनानंद कभी आलम, कभी आलम कभी घनानंद, यहां पर दिक्कत हो जाती है। इसलिए आपको याद रखना है, जैसे ही कहा जाए प्रेम की पीर ही को लेकर, प्रेम की पीर ही को लेकर जैसे ही लग जाए, वैसे आपको समझ जाना है ये घनानंद के बारे में कहा गया। किसके बारे में? प्रेम की पीर ही को लेकर, प्रेम की पीर ही जैसे आ जाए घनानंद हो जाएंगे। दूसरा, यहां पर आलम के संबंध में भी एक पंक्ति इसी प्रकार से शुक्ल जी ने कही है। क्या कही है? प्रेम की पीर की व्यंजना, प्रेम की पीर की व्यंजना, जैसे व्यंजना आ जाए, प्रेम की पीर की व्यंजना, वैसे ही समझ जाओगे क्या? आलम। व्यंजना है तो आलम, और प्रेम की पीर ही को लेकर आए तो घनानंद हो जाएंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। यानी कि प्रेम की पीर की व्यंजना इन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शनी युक्ति से की है। ये आलम के संबंध में किसने कहा है? शुक्ल जी ने ही कहा है। किसने कहा? शुक्ल जी ने ही कहा है। आगे, किंसुक पुंज से फूल रहे, सु लगी उर्दव जू वियोग तिहारे, मातव फिरे न घिरे अबलान पे, जान मनोज यो डारत मारे, है अभिलाषण पात निपात कढ़े ही सोल उसासन डारे, है पतझार बसंत दुहू घन आनंद एक ही बार हमारे। भाई देखो घन आनंद आ गया तो घनानंद की पंक्ति है। इन पंक्तियों में भावाभिव्यंजना कौन सी है, यानी इसका भाव क्या है ये पूछा गया। तो यहां पर क्या है? उक्त वैचित्र है। उक्त वैचित्र मतलब कहना, और उक्त चमत्कार भी है, उक्त विपर्य भी है। ये 3 विशेषताएं यहां पर बताई गई। चौथी वाली विशेषता वहां पर जो होगी वो नहीं होगी। सुजान हित कृपा कंद वियोग बेली, ये किसकी रचना है? बहुत फेमस है, पिछली बार घनानंद की रचना पूछी गई थी। तो सुजान हित कृपा कंद वियोग बेल, ये किसकी है? घनानंद की पंक्ति है, बहुत फेमस है। ऐसे जो मैं जानतो कि जय हैं तू विषय के संग, अरे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोड़तो, ये किसने कहा है? देव कवि की पंक्ति है। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिमुक्त काव्यधारा के कई बार चर्चा हो चुकी है। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। चारों के नाम याद रखना है। काव्य रसायन बहुत फेमस है। काव्य रसायन के रचनाकार कौन है? देव कवि। काव्य रसायन के रचनाकार कौन है? देव कवि है, बहुत फेमस है। भाषाभूषण के रचनाकार कौन है? बैरी साल। एक देखो भाषा भूषण है, तो भाषा भूषण जसवंत सिंह की है, लेकिन भाषाभूषण ये बैरी साल की है। किसकी है? बैरी साल की रचना है। रस रंग किसकी रचना है? ग्वाल कवि की। रस रंग ग्वाल कवि की रचना है। चंडी चरित्र के नाम से अनुवाद किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने चंडी चरित्र के नाम से अनुवाद किया। कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? कृपाराम। कालक्रम की दृष्टि से पूछा जाए वैसे रीतिकाल के 3 प्रवर्तक हैं। रीतिकाल के 3 प्रवर्तक फेमस हैं। एक तो कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम, जिनका रचना हितरंगिणी है, और रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको माना है? चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। बच्चन सिंह ने भी इसका समर्थन किया है। और इसके अलावा सामान्य रूप से कहा जाए तो केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं, और कई लोगों ने माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना? तो डॉक्टर नगेंद्र हो या सर्वमान्य मत केशवदास के संबंध में है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा? तो श्रृंगार काल के नाम से। रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ होती है? चिंतामणि त्रिपाठी से। अखंड परंपरा, अविरल परंपरा किससे? चिंतामणि त्रिपाठी से। कौन माना? रामचंद्र शुक्ल जी। जसवंत सिंह के भाषा भूषण, जिसकी भी चर्चा हो रही थी, भाषा भूषण जसवंत सिंह का बहुत फेमस है, अलंकार संबंधी ग्रंथ है।
इस ग्रंथ का किन किन ग्रंथों पर प्रभाव पड़ा है? तो रीतिकाल के कई ग्रंथ अलंकार संबंधी हैं जिन पर भाषा भूषण का खूब प्रभाव है। कुछ ग्रंथ यहां पर दिए गए, कुवलयानंद, चंद्रालोक और काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश चिंतामणि का, चंद्रालोक ये किसका? जयदेव का, और कुवलयानंद अप्पय दीक्षित का। यानी कि ये जो 3 ग्रंथ हैं इन पर भाषा भूषण का खूब प्रभाव है। कौन सा कवि रीतिकाल के अंतर्गत नहीं आता? भाई विद्यापति नहीं आते। विद्यापति भक्ति काल और राज्यकाल के बीच के संधि काल के कवि माने जाते हैं। वृष को तरन्य तेज सहसो किरण तपय ज्वालीन के ज्वाल विकराल बरसत हैं। ये पंक्ति किसकी है भाई? तो सेनापति की है। किस कवि ने अपनी रचनाओं में बार बार सुजान शब्द का प्रयोग किया है? तो सुजान शब्द को, हाँ जी भैया, हाँ, भाषा भूषण पर प्रभाव, भाषा भूषण पर नहीं, भाषा भूषण का प्रभाव, भाषा भूषण पर नहीं। हाँ अच्छा, एक मिनट देखो जरा से, भाषा भूषण, अच्छा सॉरी, भाषा भूषण पर, हाँ, जसवंत सिंह के भाषा भूषण पर किन ग्रंथों का प्रभाव है? तो कुवलयानंद और चंद्रालोक और काव्य प्रकाश। ये तो फिर ये काव्य प्रकाश चिंतामणि की नहीं होगी, चंद्रालोक जयदेव की है, और ये अप्पय दीक्षित की है। भाई अप्पय दीक्षित संस्कृत के कवि, चंद्रालोक जयदेव यानी चंद्रालोक जयदेव जो है संस्कृत के कवि, और काव्य प्रकाश ये मम्मट का, काव्य प्रकाश का मम्मट का, और ये भाषा भूषण जो ऐसा ग्रंथ है, अलंकार संबंधी ग्रंथ है, और ये ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ का प्रभाव रीतिकाल के कई ग्रंथ ऐसे हैं जिन पर खूब पड़ा है। अभी हो सकता है क्वेश्चन आएंगे इसके, तो आगे आपका आ जाएगा। वर्ष को तरन तेज सहसो किरण तपय ज्वालीन के ज्वाल विकराल बरसत हैं। एक पंक्ति किसकी? सेनापति की। भाई सेनापति कैसे? तो सेनापति ऋतुवर्ण में बहुत फेमस है। किस कवि ने अपनी रचनाओं में बार बार सुजान को संबोधित किया? घनानंद। गोरेलाल पुरोहित, ये लाल कवि का पूरा नाम है, लाल कवि का असली नाम गोरेलाल पुरोहित है। घनानंद ने न तो बिहारी के तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल उछल कर भागना है। उनकी मौन मध्य पुकार है। ये घनानंद के संबंध में किसने कहा? घनानंद के विरह के संबंध में किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। बहुत फेमस पंक्ति है, ये भी खूब पूछी जाती है आपकी परीक्षा में। रीतिकाल के कवियों की काव्य प्रतिभा को गुंडेपन और सोहदेपन, अभी बात आई थी, रीतिकालीन कविता को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा है? तो मार्कंडेय वाजपेयी ने कहा। शक्कर की रोटी पदम सिंह शर्मा ने कहा है। रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने यहां पर दोष लगाया था। हमीरहट, हमीरहट के नाम से कई लोगों ने लिखा, हमीरहट के नाम से कई लोगों ने लिखा रीतिकाल की कविता। हमीरहट के रचनाकार ग्वाल कवि हैं। शतरंज सतिका भिखारी दास की पंक्ति, यानी भिखारी दास की रचना है। शतरंज सतिका बहुत फेमस है। और कवि कुल कंठाभरण दूल्हा किए, बहुत पूछी जाती है। श्रृंगार मंजरी प्रताप साय। रसिक रंजन किसकी रचना है? तो कुमार मणि की। रीत शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? पद्धति विशेष, काव्यांग निरूपण, जो भी कुछ कह लो। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया? चिंतामणि त्रिपाठी को। श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल का क्या नाम दिया? रीतयुग। रीतयुग यदि ऑप्शन में ना मिले तो रीतिकाल भी लगा सकते हो। तो रीतिकाल या रीतयुग नाम किसने दिया है? श्याम सुंदर दास जी ने। रीतिकाल के लिए अपकर्ष काल किसने कहा है? गणपत चंद्रगुप्त जी ने। रीतिकाल को अलंकार काल, अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान। भाई प्रेम वाटिका के नाम से कई लोगों ने लिखा। एक रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भी है, तो रसखान है इसके रचनाकार। कौन सा कवि सर्वाधिक अलंकारवादी था? तो केशवदास सर्वाधिक अलंकारवादी थे। छंदों का अजायब घर किस पुस्तक को कहा गया? तो रामचंद्रिका को कहा गया। किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, अभी चर्चा हो ही चुकी है। मतिराम रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो हमने कहा है घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर और बिहारी लाल को याद रखो, बाकी के सब कहां? रीतिबद्ध काव्यधारा के। रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ परंपरा का प्रवर्तक कौन है? यहां पर देखो भाषा बदल बदल के क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, चाहे लक्षण ग्रंथ कहा जाए चाहे रीतिकाल का प्रवर्तक कहा जाए, बात तो एक ही है। तो रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है? केशवदास जी। सामान्य रूप से जब शुक्ल जी का नाम आए तब वहां पर चिंतामणि त्रिपाठी को, बाकी कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम को याद रखना। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ परंपरा के आदि आचार्य कौन? यहां पर देखो वही फिर प्रश्न आ गया, आदि आचार्य कौन है? केशवदास जी हैं। नवरस तरंग किस कवि का रीति ग्रंथ है? बेनी परवीन का है। श्रृंगार लता और फाजिल अली प्रकाश, ये दोनों बहुत फेमस ग्रंथ हैं। किसके? सुखदेव मिश्र के। किसके? सुखदेव मिश्र को। और वर वधु विनोद भी बहुत पूछते हैं, कालिदास त्रिवेदी की रचना है। प्रेम चंद्रिका, प्रेम चंद्रिका के रचनाकार देव कवि हैं भाई। वृत्त विचार जिसकी भी चर्चा हुई थी,
कि वृत्त विचार केवल छंदों को आधार बना करके लिखा गया, सुखदेव मिश्र की रचना है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय का नाम क्या दिया? रीति काव्य। क्या नाम दिया? रीति काव्य नाम दिया है। कौन सा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है? तो रीति काव्य का या रीतिकालीन काव्य या रीति काव्य जो दरबारी काव्य कहलाता है। रीतिकाल के सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति क्या है? श्रृंगारिकता यानी श्रृंगार। तो श्रृंगार वर्णन या श्रृंगारिकता रीतिकाल की प्रधान प्रवृत्ति है। फिर प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार केशव की रामचंद्रिका कितने दिनों में लिखी गई? तो केवल एक रात्र में लिखी गई। केवल एक रात में बैठ करके केशवदास ने रामचंद्रिका पूरी की पूरी लिख दी थी, जो कि क्या नाम तुलसीदास ने रामचरितमानस 2 साल, कितने महीने भैया? 2 साल 6 माह 7 माह, कितना था? 2 साल 7 माह, हाँ 26 दिन। यहां पर एक रात में लिख दिया गया, यहां पर एक रात में लिख दिया गया। हाँ ध्यान ये भी रखना है कि जो रामचंद्रिका लिखी गई थी वो रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में लिखी गई। रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में रामचंद्रिका लिखी गई, लेकिन जो रामचंद्रिका लिखी गई उसका प्रेरणा स्रोत क्या था? रामचंद्रिका नहीं था, वो वाल्मीकि रामायण था। यानी कि रामचंद्रिका पर किसका प्रभाव? तो वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है, तुलसीदास की रामचरितमानस का प्रभाव नहीं है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी गलती हो जाती है। रीतिकालीन कवि मतीराम की भाषा क्या है? साहित्यिक ब्रज। भाई रीतिकाल का कोई भी कवि हो, रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहते हैं। रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहते हैं, इसलिए कोई भी रीतिकालीन कवि हो और उसकी भाषा पूछी जाए, आप ब्रज भाषा खुल के लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, सही हो जाएगा। भूषण का असली नाम क्या है? भूषण का असली नाम, ये शिवराज भूषण वाले, तो भूषण का असली नाम यहां पर ध्यान रखिएगा, 3 नाम इनके मिलते हैं, एक पतिराम, एक मनीराम और एक घनश्याम। तो पतिराम, मनीराम और घनश्याम, ये 3 नाम है, तीनों में से कोई भी परीक्षा में मिल जाए सही कर देना है, भूषण का असली नाम है। वे कवि जिन्होंने लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सर्जन तो नहीं किया, किंतु रचना करते समय उनका झुकाव लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा है, ये क्या कहलाते हैं? रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि कहलाते हैं। बात भी हो ही चुकी है। रामचंद्रिका का मूल आधार जो बात कर रहे थे वाल्मीकि रामायण है। जंगनामा प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? श्रीधर हैं। राम सतसई के रचनाकार कौन है? राम सहाय। राम सहाय जंगनामा प्रबंध काव्य श्रीधर ने लिखा है। रीतिकाल में सूक्तिकार के रूप में कौन फेमस है? वृंद कवि। वृंद कवि सूक्तिकार के रूप में फेमस हैं, और वृंद कवि की एक रचना है यमुक सतसई, बहुत फेमस है, वृंद कवि की रचना है। वृंद कवि का एक वो भी आता है, कृत कृत अभ्यास थे जड़मत सोच सुजान, रसरी आवत जात शिल्प पर प्रत निशान, बहुत फेमस है, मोटिवेशनल भी है, काफी अच्छी है। काव्य निर्णय बहुत पूछते हैं, भिखारी दास की रचना है, और काव्य निर्णय जीडीसी 2012 में पूछा गया था। भाई रीतिकालीन काव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? बात हो गई भी, 3 भागों में, एक रीतमुक्त काव्यधारा, रीतबद्ध काव्यधारा और रीत सिद्ध काव्यधारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को कितने भागों में बांटा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को 3 नहीं 2 भागों में बांटा। एक को कहा क्या? रीति ग्रंथकार। क्या कहा? रीति ग्रंथकार, और दूसरे को अन्य कवि कह दिया। एक रीति ग्रंथकार कौन? जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले थे, केशवदास, मतीराम, चिंतामणि, भूषण और ये सब आ जाते हैं, और अन्य कवि। फिर रीतिकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा बताया गया, अभी ब्रज भाषा का स्वर्ण युग है। हिंदी का कौन सा बड़ा आलोचक रीतिकालीन कवि आचार्यों को कभी ही नहीं मानता है? तो भाई ऐसा काम कौन कर सकता है? नहीं मानने वाला, आलोचना करने वाला, दोष निकालने वाला रामचंद्र शुक्ल ही ऐसे आदमी है, तो रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही हो जाएंगे। भूषण से प्रभावित होकर किस राजा ने एक बार भूषण की पालकी में कंधा लगाया? तो भूषण की पालकी में कंधा लगाया कौन? आलम, छत्रसाल ने। और छत्रसाल तभी इन्होंने, यानी कि जो भूषण जी थे, उन्होंने क्या कहा? शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। कौन सा रीतिकालीन कवि रीति परंपरा से सर्वथा भिन्न है? रीति परंपरा मतलब रीतिबद्ध काव्यधारा से अलग है। आलम भाई रीतमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत, किसके? रीतमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आलम आ जाते हैं। किस कवि ने बिहारी सतसई के अनुकरण पर रतन हजारा नामक दोहा ग्रंथ बनाया था, जिसमें कहीं कहीं बिहारी के वाक्य ज्यों के त्यों रख लिए गए? तो रसनिधि ने रतन हजारा बनाया, जिसमें बिहारी लाल के कई दोहे मिल जाते हैं। रीतिकाल के स्वच्छंद काव्यधारा के कवि ठाकुर की कविताओं का संग्रह ठाकुर ठसक के नाम से किसने किया था? तो कई बार बात हुई है, लाला भगवान दीन ने। लाला भगवान दीन ने ठाकुर ठसक का संपादन किया था, संकलन किया था। और कवियों में से किसकी प्रेमिका अच्छी कवियत्री थी? यानी कि जो रीतमुक्त काव्यधारा के कवि थे, रीतमुक्त काव्यधारा के या रीतकालीन कवि के जो पत्नी थी या प्रेमिका थी, वो अच्छी कवियत्री थी। तो अच्छी कवियत्री आलम की पत्नी, आलम की पत्नी जो थी, आलम की प्रेमिका जो थी, क्या नाम था? शेख रंगरेजिन, शेख नाम था।
है ना, शेख नाम था, नाम उसका क्या था, शेख नाम था, और रंगरेजी ने कपड़े रंगने का काम करते थे, रंगरेजिन उसका नाम रख दिया गया। तो शेख रंगरेजिन यदि मिल जाए तो शेख रंगरेजिन ये आलम की प्रेमिका थी। आगे बात आती है, हाँ हाँ हाँ, ठाकुर ठसक नहीं, शतक है, ठाकुर शतक। अच्छा, ठाकुर शतक का संकलन क्या, ठाकुर ठसक इन्हीं का है, ठाकुर ठसक यानी कि ठाकुर का ही है, ठाकुर शतक का संकलन किया। गुड। हाँ, दूसरा है रामचंद्रिका किस दृष्टि से अनूठी है, रामचंद्रिका किस दृष्टि से अनूठी करती है, तो संवाद शैली, यानी कि संवाद योजना में रामचंद्र शुक्ल जी को, रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास जी को संवाद योजना में बड़ी सफलता मिली है। यदि क्या नाम है, रामचंद्रिका को बात किया जाए या केशवदास की बात की जाए, जो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, उनको सर्वाधिक सफलता की बात की किसमें मिली है, तो संवाद योजना में, संवाद शैली में मिली है। आगे बात आती है, अगली रचना है, और रामचंद्रिका को छंदों का जय घर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा, रीतिकाल का वह लोकप्रिय कवि कौन है जिसने कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा, परंतु जिसका एकमात्र ग्रंथ लक्षणों के उदाहरणों के लिए स्वीकार किया जाता रहा है, तो ये कौन है, बिहारी लाल जी हो जाएंगे। कौन है, बिहारी लाल। बिहारी सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। देव एवं बिहारी को लेकर इन्हें छोटा बड़ा सिद्ध करने के लिए आलोचकों के मध्य एक झगड़ा शुरू हुआ था, बात हुई थी इसके पहले। यह झगड़ा लगभग 10 वर्ष तक चला था। इस विवाद का जन्मदाता कौन था, तो मिश्र बंधुओं ने जो हिंदी नवरत्न लिखा था, मिश्र बंधुओं ने जो हिंदी नवरत्न लिखा था 1910 में शायद आया था। कब आया था, 1910 में। ठीक है, अब हिंदी नवरत्न में देव को पहले स्थान दे दिया था, बिहारी लाल को बाद में स्थान दिया था। इस कारण से बहुत विवाद हुआ और ये 10 साल तक विवाद चला था भाई। सरोज कलिका किसकी रचना है, श्रीपति की। सरोज कलिका किसकी है, श्रीपति की है। रस रत्नाकर के रचनाकार भूपति, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास, और सुजान विलास किसकी रचना है, तो सोमनाथ की रचना है, सोमनाथ सुजान विलास। सुख सागर तरंग के रचनाकार कौन है, देव कवि हैं। रीतिकाल में किस तरह के ग्रंथों का आधार भानुदत्त की रसमंजरी है, भाई रसमंजरी रस पर आधारित है। अब रस पर आधारित नहीं, श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद से संबंधित है, श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद से संबंधित। रीति काव्य के प्रणेताओं को डॉक्टर नगेंद्र किस प्रकार के आचार्य मानते हैं, कवि शिक्षक आचार्य मानते हैं। क्या मानते हैं, कवि शिक्षक आचार्य मानते हैं। भाई अगर जो बात किया जाए डॉक्टर नगेंद्र की, तो डॉक्टर नगेंद्र जो रीतिकाल के आचार्य हुए, रीतिकाल के जो आचार्य हैं उनको 3 वर्गों में बांटा है। किसमें, 3 वर्गों में बांटा है। ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं, पहला आता है उद्भावक आचार्य। पहला क्या है, उद्भावक आचार्य। ये वे आचार्य हैं जिन्होंने अपना मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या किया, अपना मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। जैसे कि इसमें आते हैं देव कवि, कौन है, देव कवि आ जाते हैं। दूसरा जो आता है व्याख्याता आचार्य, कौन आते हैं, व्याख्याता आचार्य। ऐसे आचार्य जिन्होंने अपना मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया, लेकिन मौलिक सिद्धांतों का जो सिद्धांत है उनका व्याख्या की। इसमें कौन आएंगे, केशवदास आएंगे, चिंतामणि आएंगे, मतिराम आएंगे, ये सब आ जाएंगे। फिर कवि शिक्षक आचार्य, तीसरा जो कलम है ये कवि शिक्षक आचार्य का आ जाएगा। और कवि शिक्षक आचार्य में कौन आ जाएंगे, बिहारी लाल आ जाएंगे। कौन आएंगे, बिहारी लाल जी हो जाएंगे। अगला, रीतिकाल की कौन सी काव्यधारा फारसी हिंदी साहित्य से प्रभावित है। भाई फारसी हिंदी से प्रभावित हमारा जो भी है वो प्रेम से संबंधित जो काव्य है, क्या है, प्रेम से संबंधित। तो प्रेम संबंधित यहां पर क्या है, रीतमुक्त काव्यधारा। तो रीतमुक्त काव्यधारा के कवि जो हैं फारसी हिंदी से प्रभावित है। रीतिकाल को किस विषय का स्वर्णयुग कहा गया, तो रीतिकाल को स्वर्णयुग कहा गया किसका, ब्रज भाषा का। किसका कहा गया, ब्रज भाषा का स्वर्णयुग कहा गया इसको। और हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसको कहा गया, तो वही भक्ति काल है। किसने कहा, जॉर्ज अब्राहम गिरसन और श्याम सुंदर दास। अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहां नेक सयानप बांक नहीं, बात हो चुकी है, घनानंद की पंक्ति है। करत करत अभ्यास ते जड़मत सो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर प्रत निशान, वृंद कवि की कविता है, बहुत फेमस है। यमक सत्सई के रचनाकार कौन है, वृंद कवि हैं। रत्न चंद्रिका, देखो रामचंद्रिका नहीं है, रत्न चंद्रिका नाम से बिहारी सत्सई की टीका किसने लिखी, रत्न चंद्रिका के नाम से बिहारी सत्सई की टीका लिखने वाले कौन है, प्रताप शाही जी हैं। बिहारी सत्सई किसके निर्देश पर लिखी गई थी, तो मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह के निर्देश पर, उनके आदेश पर बिहारी सत्सई लिखी गई। और इसमें जितने भी दोहे हैं, प्रत्येक दोहे के लिए बिहारी लाल को एक असरफी मिलती थी। इनको काली पहाड़ी भी दी गई थी इनाम में, किसको, बिहारी लाल को। तो बिहारी लाल को काली पहाड़ी नामक गांव किसने उपहार में दिया था, भैया कोई बताएगा। हाँ,
महारानी आनंद कुमारी देवी ने दिया था। हाँ गुड। वह कौन सा कवि है जिसे अपने जीवन में बहुत भटकना पड़ा था, यानी कि वह अनेक राजाओं के आश्रय में रहा। रीतिकाल का वह कवि जो अनेक राजाओं के आश्रय में रहा, वो कवि कौन है? देव कवि हैं। इनको कहीं एक स्थान पर गुजारा भत्ता इनका नहीं हो पाया, इसलिए कई राजाओं के आश्रय में रहे थे। देव ने सबसे पहले कौन से ग्रंथ की रचना की? तो भाव विलास सबसे पहले लिखा था। जंजीरा बंद की रचना किसने की? कालिदास त्रिवेदी ने। रसारणों के रचनाकार कौन? सुखदेव मिश्र हैं। श्रृंगार लता के रचनाकार कौन है? सुखदेव मिश्र जी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो यहां पर दी गई और कई परीक्षाओं में पूछी गई हैं। अलंकार चंद्रोदय, तो अलंकार चंद्रोदय के रचनाकार रसिक सुमति हैं। कंठाभूषण के रचनाकार भूपति। रस पीयूष निधि बहुत पूछी जाती है, सोमनाथ की है। गोपी पच्चीसी ग्वाल कवि की है। रस सारांश भी बहुत पूछी जाती है, ग्वाल कवि की। अंबिका दत्त रस सारांश जो है ये भिखारी दास की, रस सारांश भिखारी दास की है। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद किस छंद में किया है? तो रोला छंद में। किसमें किया है? रोला छंद में किया। ऋत वर्णन के लिए रीतकालीन कवियों में कौन प्रसिद्ध हैं? तो ऋत वर्णन के लिए सेनापति प्रसिद्ध हैं। कौन सा कवि रीत सिद्ध कवि नहीं है? तो रीत सिद्ध कवि भाई एक ही कवि है, कौन है? बिहारी लाल, बाकी के सब अलग हो जाएंगे। रीतिकाल कि किस आचार्य का नाम मणिमाल था? मणिमाल किस आचार्य का नाम था? चिंतामणि। चिंतामणि कविताओं में अपना नाम मणिमाल रखते थे, तो मणिमाल चिंतामणि का नाम है। रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रधान कवि कौन है? बिहारी लाल हैं। गागर में सागर की भरने की पंक्ति किसके संदर्भ में है? तो बिहारी लाल के संदर्भ में है। रीतिकालीन कवि देव का स्थान क्या है? इटावा है। पद्माकर रचित कौन सा ग्रंथ काव्य रसिकों और नए कवियों में बहुत समय तक चर्चित रहा था? जगत विनोद, बहुत फेमस है और पूछा भी बहुत जाता है। रीतिकाल की सही समाप्ति अवधि क्या होगी? भाई रीतिकाल कब से कब तक था? तो 1643 से 1843, 1643 से 1843 ईस्वी तक था। और संवत में बात करो तो संवत 1700 से संवत 1900 तक। संवत 1900 इसका सही अवसान हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी। घनानंद ग्रंथावली, तो घनानंद ग्रंथावली के रचनाकार कौन है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। रीतिकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों में समान अधिकार के साथ लिखा है? तो सेनापति हो जाएंगे। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक प्रत जह चितवत। एक बार बात हो चुकी है। रसलीन की कविता है, रसलीन की पंक्ति है और इसमें यथासंख्य अलंकार है। अगला है रीतिकालीन कवियों की सौंदर्य भावना कैसी थी? तो रीतिकालीन कवियों की जो सौंदर्य भावना थी वो विषयगत थी। कैसी थी? विषयगत थी। रीतिकालीन राम काव्य के कवि कौन है? तो रीतिकाल में राम काव्य लिखने वाले कौन है? सेनापति जी हैं। रीतिकालीन काव्य का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस है। अंग दर्पण रस प्रबोध किसकी रचनाएं हैं? तो रसलीन की रचनाएं हैं, अंग दर्पण और रस प्रबोध। अगला है आचार्य शुक्ल ने केशव के परिवर्ती कवियों को माना है रसवादी माना है। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में 719, 713, 721, 725, 723 ऐसी संख्या मिलती है। तो जो भी मिले, वैसे जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने टीका लिखी है वो 713, इस पर 713 दोहों पर लिखी है। तो 713, 719, 721 जो भी मिले, 721 भी याद रखना है, 713 भी याद रखना है, कहीं कहीं 725 भी मिलता है। तो 719, 721, 725, 713 इनमें से जो भी मिल जाए आपको सही कर देना है। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई किसने लिखा? आनंदी लाल शर्मा जी ने लिखा। दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि कौन है? तो यहाँ पर बिहारी लाल जी हो जाएंगे। बिहारी की किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई? तो रीतिकालीन ऐसी रचना, रीतिकाल की वह रचना जिस पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई वो बिहारी सतसई है। तो बिहारी सतसई की बहुत ज्यादा टीकाएं लिखी गई रीतिकालीन कविता में। और बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो सर्वाधिक प्रभाव जो है गाथा सप्तशती का है। गाथा सप्तशती का इस पर बहुत प्रभाव है। और बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में स्थान दिया गया है? तो रीत सिद्ध काव्यधारा। किसमें दिया गया? रीत सिद्ध कवि, रीत सिद्ध काव्यधारा के कवियों में स्थान दिया गया। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो साधारण कोटि का कवि होते हुए भी अपनी वीर रस की कविता से हिंदी संसार में अमर हो गया? लाल कवि। लाल कवि का मूल नाम क्या था? गोरेलाल पुरोहित। लाल कवि का मूल नाम क्या था? गोरेलाल पुरोहित था।
अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये पंक्ति किसकी है? घनानंद की है, बहुत पूछी जाती है। प्रेम चिंगारी, भाई प्रेम चिंगारी के बारे में बात हुई थी जब भक्ति काल में भी कि प्रेम चिंगारी किस मुसलमान कवि द्वारा रचित है? तो नजफ अली के द्वारा। किसके द्वारा? नजफ अली के द्वारा लिखी गई है। और कौन सा मुसलमान कवि है जिसने सर्वाधिक संख्या में प्रेम काव्य लिखे हैं? तो जान कवि। जान कवि ऐसे जो प्रेम काव्य कितने लिखे हैं भाई? 29 प्रेम काव्य लिखे। कितने? 29। और इनके कुल ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो 78 हो जाते, 78। कुल ग्रंथ कितने? 78 हैं। और प्रेम काव्य कितने? 29 हैं, जान कवि के द्वारा लिखे गए। काव्य प्रकाश की रचना चिंतामणि। काव्य प्रकाश की रचनाकार कौन है? चिंतामणि है। अगला है रतन हजारा बारहमासी। रतन हजारा और बारहमासी रसनिधि की रचना है। रस रत्नावली रस विलास नैन पचासा मन्नन की रचना है। राधा माधव बुद्ध मिलन, राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद और कालिदास हजारा, ये किसकी रचनाएं हैं? कालिदास त्रिवेदी की। किसकी है? कालिदास त्रिवेदी की रचनाएं हैं। अगला है अलंकार माला श्रृंगार सागर के रचनाकार कौन है? सुरत मिश्र हैं। बिहारी किस प्रकार के कवि हैं? रीत सिद्ध काव्यधारा के। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? कल्पना के समाहार शक्ति, यानी कल्पना के समाहार शक्ति, गागर में सागर भरना, किसमें? बिहारी सतसई की प्रसिद्धि। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयपुर नरेश राजा जयसिंह के दरबारी थे। बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? निम्बार्क संप्रदाय में। बिहारी का जन्म कहां हुआ था? ग्वालियर में। इनका ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था बिहारी लाल का। कौन सा ग्रंथ पद्माकर को अत्यंत उच्च कोटि का रससिद्ध कवि घोषित करता है? जगत में बहुत फेमस है, इसलिए पूछा भी बहुत जाता है। भूषण रीतिकाल के किस प्रकार के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो वीर रस। भूषण को हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है। भूषण को हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है। और केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल यदि ऑप्शन में ना मिले तो देव कवि मिले, देव कवि को सही कर दोगे कि देव कवि ने कहा है कठिन काव्य का प्रेत। राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतिकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई है और अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दबसी गई हैं। ये किसने कहा है? बाबू श्याम सुंदर दास ने। क्या कहा? बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतिकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई है और अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दबसी गई हैं, श्याम सुंदर दास ने कहा। हिंदी साहित्य में रीति का अर्थ नहीं है, रीति का अर्थ नहीं है तो शब्द रचना पद्धति नहीं है, बाकी के 3 होंगे वो हो जाएंगे। रीति काव्य परंपरा का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से मानना ही तर्क संगत और इतिहास सम्मत। ध्यान दीजिएगा, रीति काव्य परंपरा का आरंभ चिंतामणि से मानना ही तर्क संगत और इतिहास सम्मत है। ये किसका है? तो भाई शुक्ल जी का नहीं है, ये बच्चन जी का है। शुक्ल जी के समर्थन में कहा गया कि शुक्ल जी ने जो चिंतामणि त्रिपाठी से रीतिकाल की शुरुआत मानी थी, अखंड परंपरा मानी थी, वही बच्चन जी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। केशव उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। केशव उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे, ये किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। अलंकार दर्पण के रचनाकार कौन है? गुमान मिश्र। अलंकार दर्पण के रचनाकार कौन है? गुमान मिश्र है भाई। जुगल प्रकाश रस चंद्रिका के रचनाकार कौन? उजियारे हैं। कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटछीन और कटिको कंचन काट विद कुचन मध्य धर दीन। ये पंक्ति बहुत फेमस है आलम और उनकी प्रेमिका शेख रंगरेजन से संबंध में। तो भाई कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटछीन, ये कहानी बताए होंगे जब क्लास पढ़ा रहे होंगे इस पर। तो यानी कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? आलम के द्वारा। और ये आलम भाई ऐसे कवि हैं, आलम ऐसे कवि हैं जो पहले ब्राह्मण थे। क्या थे? पहले जाति से ब्राह्मण थे, अपनी प्रेमिका के चक्कर में पड़ करके क्या हो गए? मुस्लिम हो गए। और इनका जो मूल नाम था लालमणि त्रिपाठी था। क्या नाम था? लालमणि त्रिपाठी। नाम कितना अच्छा था देखो भाई, लालमणि थे और त्रिपाठी भी थे, और हो गए क्या? आलम हो गए। आलम के साथ साथ इनका एक नाम और मिलता है, शेख आलम भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? शेख आलम भी कहते हैं। शेख आलम तक तो ठीक ठाक था, इनको शेख साईं भी कहा गया। क्या कहा गया? शेख साईं भी कहा गया। शेख आलम, शेख साईं, आलम, और इनका मूल नाम कितना शानदार था? लालमणि त्रिपाठी। तो लालमणि त्रिपाठी से हो क्या हो गए? आलम हो गए। और जो कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटछीन, ये पंक्ति इन्हीं के द्वारा लिखी गई, और इसी पंक्ति को पूरा किया था किसने? इनकी प्रेमिका ने, रंगरेजन ने, शेख ने। क्या कहा था? कटिको कंचन काट विधि कुचन मध्य धर दीन, ये पंक्ति पूरा किया था। और कौन कवि ब्राह्मण से मुसलमान हो गया? बहुत फेमस है। कौन कवि ब्राह्मण से मुसलमान हो गया? आलम हो गए। नाम लालमणि त्रिपाठी। बिहारी की वाग विभूति, ये बहुत फेमस पंक्ति है, बहुत फेमस रचना है।
आलोचनात्मक है। बिहारी की वाग् विभूति किसने लिखा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। बिहारी का जन्म कब हुआ था? तो बिहारी का जन्म भाई 1595। कौन मानता है? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बिहारी लाल का जन्म 1595 में हुआ। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी बिहारी लाल का जन्म संवत 1660 मानते हैं। क्या मानते हैं? संवत 1660 विक्रमी। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। यानी अगर जो सन में बात करो तो क्या हो जाएगा? 1603 ईस्वी हो जाएगा। तो 1603 और 1595 दोनों डेट याद रखिएगा। डॉक्टर नगेंद्र 1595, रामचंद्र शुक्ल 1603 ईस्वी मानते हैं। श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? डॉक्टर पंडित परमानंद ने। बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। और इसी बिहारी सतसई में यानी बिहारी रत्नाकर में कितने दोहे हैं? तो 713 दोहों पर। और ये रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है, यानी सबसे प्रमाणिक टीका है। रामचंद्र शुक्ल जी की नजर में बिहारी सतसई पर लिखी गई ढेर सारी टीकाओं में सबसे प्रमाणिक टीका कौन सी है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा की गई कौन सी है? बिहारी रत्नाकर के नाम से। और इसमें कितने दोहों पर टीका लिखी गई है? 713 दोहों पर टीका लिखी गई। याद रखेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। बिहारी को देव से श्रेष्ठ सिद्ध किसने किया? बिहारी लाल को देव से श्रेष्ठ किसने किया? तो लाला भगवान दीन ने। लाला भगवान दीन ने बिहारी लाल को देव कवि से बड़ा कवि माना। बाकी मिश्र बंधुओं ने तो इनको देव से छोटा कवि मान लिया था और विवाद पैदा कर दिया था। भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? शिवराज भूषण अलंकार संबंधी है और इसमें 105 अलंकार है। कितने अलंकार हैं? 105 अलंकार है। पिछली बार टीजीटी में पूछा गया था, 105 अलंकारों का विवेचन किया गया शिवराज भूषण में। रीत मुक्त कवियों में सर्वप्रथम कवि कौन है? घनानंद जी सबसे बड़े कवि हैं। घनानंद आलम बोधा ठाकुर, ये याद रखिएगा। रामचंद्रिका का प्रणयन किस ग्रंथ की प्रतिस्पर्धा व सभी जो बताया गया था? तो रामचंद्रिका किस की प्रतिस्पर्धा में लिखा गया? तो रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में लिखा गया। ये ब्रज भाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर से तक कर लेते हैं। शुक्ल जी ने ये पंक्ति किसके संबंध में कही? एक आलोचनात्मक कथन किसके संबंध में कहा है? तो बेनी परवीन के संबंध में कहा है। एक कथन और है हजारी प्रसाद द्विवेदी का बेनी परवीन के संबंध में। इनकी कविताओं में घनानंद और बोधा के समान स्वच्छंद प्रेम धारा का आभास मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके संबंध में कहा? तो बेनी असली वाले बेनी परवीन के संबंध में। हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के पंक्ति किसकी है? ठाकुर की है। किसकी है? ठाकुर की पंक्ति है। ये भी बहुत पूछी जाती है आपकी परीक्षा में। अगला आता है लोगन कवित कीनो खेल कर जाने है। लोगन कवित कीवो खेल कर जाने है किसने कहा? ठाकुर ने कहा है। लोग है लाग कवित बनावत मोहित मेरे कवित बनावत किसने? घनानंद। देखो ये पंक्तियां दोनों आपको बहुत भ्रमित करती हैं और आप लोग खूब गलती भी किए होंगे यहां पर, इसीलिए हमने दोनों एक पंक्तियां एक साथ दे दी। क्या कहा? लोगन कवित कीनो खेल कर जानो। अगर खेल कर जाने हो आ जाए तो ठाकुर की हो जाएगी। और लोग है लाग कवित बनावत तो घनानंद। भाई कहने का तात्पर्य क्या है? घनानंद जी कहते हैं मैं कवित्व बनाना शुरू किया और मुझे देख करके लोग कवित्व बनाने लगे, ये कहा गया घनानंद जी के द्वारा। और समुझे कविता घन आनंद की ही आंखन नेह की पीर तकी, ये कथन घनानंद की प्रशंसा पर किसने लिखा? ब्रजनाथ जी ने लिखा है। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन अधम व्यंजना रस रस उल्टी कहत प्रवीण, ये किसने कहा है? तो ये देव कवि के द्वारा। किसके द्वारा? देव कवि के द्वारा कहा गया। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? बिहारी लाल ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। बाकी के रीत मुक्त कवियों ने भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। बिहारी सतसई की टीका, तो बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? पदम सिंह शर्मा। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन? पदम सिंह शर्मा। ये पदम सिंह शर्मा वही हैं जिन्होंने रीतकालीन कविता को शक्कर की रोटी कहा। क्या कहा? शक्कर की रोटी कहा है। अलंकार पंचाशिका के रचनाकार कौन है? मतिराम है। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन? मतिराम। मतिराम किसके आश्रम में रहते थे? बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के। भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा? शिवराज भूषण 105 अलंकार बताया गया अभी। हिंदी साहित्य में कौन सा दास के नाम से जाना जाता? तो भिखारी दास हिंदी साहित्य में दास के नाम से जाने जाते हैं। रीतकालीन कवि देव का पूरा नाम क्या? देवदत्त, इटावा के रहने वाले। घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सुख सुजान सागर, यानी घनानंद का सबसे फेमस ग्रंथ कौन सा? सुजान सागर है। बाकी कुल मिलाकर के घनानंद के कुल कितने ग्रंथ हैं? तो घनानंद ने कुल 41 ग्रंथ लिखे। कितने? कुल 41 ग्रंथ घनानंद के द्वारा लिखे गए जो बहुत फेमस हैं।
वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानतः श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। ये कथन देखो रामचंद्र शुक्ल जी का है, और इसी कथन के आधार पर किसने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दे दी। इस कथन के आधार पर कह सकते हो। अगला, द्विज देव के कवित्व काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध हैं जैसे पद्माकर के। ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का। बिहारी को किस श्रेणी का कवि, तो सिद्ध कवि, कई बार बात हो चुकी है। तुलसी, बिहारी, मतिराम और वृंद आदि कवियों की 7 शतशैयों का संकलन सतसई सप्तक के नाम से, किस नाम से, सतसई सप्तक के नाम से हुआ। इस सतसई सप्तक के संकलन करता कौन है, तो बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। ये कथन किसका है, तो भूषण का है। यद्यपि सुजात सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुव्रत, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित। ये किसने कहा है भाई, केशवदास जी की पंक्ति बहुत फेमस है। काली क्रूर कोकिला कहाँ की बैर काढ़त री, ये किसकी पंक्ति है, घनानंद की। काली क्रूर कोकिला कहाँ की बैर काढ़त री, तो घनानंद है। आगे के कवि ऋषि हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो, है बहुत फेमस पंक्ति, खूब पूछी जाती है भिखारी दास की। कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली हैं, घनानंद जी की है। भूषण की भाषा की आलोचना किसने की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। भूषण किसके आश्रय में रहते थे, तो छत्रसाल और शिवाजी के। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया, बहुत फेमस है। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था भाई, पतिराम, मणिराम, घनश्याम इनका नाम था। तो चित्रकूट नरेश सोलंकी राजा रुद्र ने, किसने, चित्रकूट नरेश सोलंकी राजा रुद्र ने इनका नाम दिया था भूषण, यानी उपाधि दी थी। रीतिकालीन किस कवि की पालकी यात्रा में महाराज छत्रसाल ने कंधा लगाया था, भूषण बताया दिया गया। शुक्ल जी ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा, तो हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसको कहा जाता, भूषण को कहा जाता। किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और रीति शब्द से सही अभिप्राय क्या है, काव्यांग निरूपण, कई बार चर्चा हो चुकी है। रीति का अर्थ काव्यांग निरूपण है। रीतिकाल का यह नाम किसके द्वारा दिया गया, तो रीतिकाल नाम जो दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है। रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ परंपरा का प्रवर्तक केशवदास जी को माना गया। श्रृंगारिक सतसई ग्रंथ के रचनाकार कौन है, ग्रंथ कौन है, श्रृंगारिक सतसई ग्रंथ कौन, यानी ऐसा सतसई ग्रंथ कौन सा है जिसमें श्रृंगार संबंधी बात की गई हो, तो विक्रम सतसई है और राम सतसई। विक्रम सतसई और राम सतसई ये श्रृंगारिक सतसई है। ये कवि हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है, तो महाराज जसवंत सिंह के संबंध में। किसके, महाराज जसवंत सिंह। तो भाषा भूषण कैसा ग्रंथ है, अलंकार संबंधी ग्रंथ है और महाराज जसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहां नेक सयानप बांक नहीं, ये किसके द्वारा लिखा गया, घनानंद के द्वारा लिखा गया है। और इसमें भाव क्या है, इस कविता का भाव क्या है, तो प्रेम में कपट और चतुराई के लिए कोई स्थान नहीं। प्रेम में कपट और चतुराई के लिए कोई स्थान नहीं है, ये कहा गया घनानंद के द्वारा। ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि थे। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संबंध में है, तो पद्माकर के संबंध में। ठाकुर कविता तो अच्छी करते हैं पर पद कुछ हल्के पड़ते हैं। ठाकुर बुंदेलखंडी के संबंध में कथन किसका है, तो पद्माकर का है भाई। तंत्री नाथ कवित्रस सरस रास रतरंग, अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग, ये किसने कहा है, बिहारी लाल ने कहा है। कुंदन को रंग फीको लगे झलके सब अंगन चारु बुराई, ये किसने कहा, मतिराम ने। नित नीर भरी गगरी ढरकावे, प्रताप शाही ने कहा। कौन तो पाठी पढ़े हो लला मन लेहु पे देहु छटाक नहीं, तुम कौन सी पाठी पढ़े हो लला मन देहु पे मन लेहु पे देहु छटाक नहीं, ये किसने कहा है, घनानंद का बहुत फेमस पंक्ति ये भी है भाई। ये घनानंद की पंक्ति कौन सी थी, अति सूधो स्नेह को मारक, और ये किए है कौन सी पाठी पढ़े हो लला। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार रसलीन की, भैया किस पुस्तक में बता दो जरा से, ये किस पुस्तक में पिछली बार पूछा गया था, है ना, अंग दर्पण में है पिछली बार, जीआईसी प्रवक्ता में, किसमें, जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया था यही पंक्ति कि ये दोहा किस रसलीन के किस ग्रंथ में है, तो अंग दर्पण में है। अच्छा, इनका दूसरा ग्रंथ कौन सा है रसलीन का, कौन सा है,
रस प्रबोध इनका दूसरा ग्रंथ है, लेकिन यहां पर ये पंक्ति किसमें है? अंग दर्पण में है। रीति काल में श्रृंगार रस की धारा को वीर रस की ओर परिवर्तित करने का श्रेय किसको है? भूषण। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के ग्रंथों की संख्या है मात्र 7 संख्या है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। रामचंद्रिका की रचना का वर्ष क्या है? 1601 ईस्वी। मात्र एक दिन में लिखी गई थी। छंदों का वैविध्य केशव की किस पुस्तक में है? रामचंद्रिका में, इसीलिए इसको छंदों का अजैब घर कहा गया। किसके द्वारा भैया? छंदों का अजैब घर, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के द्वारा। केशवदास का जन्म कब हुआ? पूछा गया भैया केशवदास का जन्म कब हुआ? 1555 ईस्वी में केशवदास का जन्म हुआ था। किसे कविराज शिरोमणि की पदवी दी गई थी? पद्माकर को कविराज शिरोमणि की पदवी दी गई थी। कौन कवि और आचार्य दोनों है? केशवदास कवि भी हैं और आचार्य भी हैं, दोनों हैं। कई लोग ऐसे हैं, लेकिन यहां पर विकल्प के आधार पर केशव। वह सोने को जारिए जासो टूटे कान नामक प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किसकी है? तो ब्रंद कवि की है। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? कल्पना की समाहार शक्ति, बात हो चुकी है। घनानंद के 39 ग्रंथों का संग्रह घनानंद ग्रंथावली के संपादक कौन है? यानी घनानंद ग्रंथावली में कितने ग्रंथ संपादित हैं? तो 42 ग्रंथों का संकलन किया गया है घनानंद ग्रंथावली के नाम से। किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है, यह रामचंद्र शुक्ल जी ने किसके लिए कहा? पद्माकर के लिए। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती। आचार्य शुक्ल का कथन किसके संदर्भ में है? तो पद्माकर के संबंध में। भाई पद्माकर रीतिकाल के बड़े कवि हैं भाई। भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो पद्माकर के संबंध में। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो, ये पंक्ति बहुत पूछते हैं। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, बोधा की पंक्ति बहुत फेमस है। नयन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होली, ये किसकी है? पद्माकर की पंक्ति है। आड़े दय आले बसन जाड़े हूं की रात, ये किसने कहा है? तो बिहारी लाल की पंक्ति है। कंचन तन धन बरसो रहे बरन रहो रंग मिली रंग और जानी जात सुवास की केसर लाई अंग, ये पंक्ति किसकी है? बिहारी लाल की। बनन में बागन में बगरो बसंत है, यहां पर बड़ा भ्रम है। बनन में बागन में बगरो बसंत है, कहीं कहीं सेनापति मिलेगा, कहीं कहीं पद्माकर मिलेगा। खैर सही उत्तर पद्माकर है भैया। जिसका मैं खुला हो बंद कर लो। केशव द्वारा जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? जहांगीर जस चंद्रिका है। केशव ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में की थी? रामचंद्रिका। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? कविप्रिया। प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ तो कविप्रिया है भाई। रामचंद्रिका को केशव को सर्वाधिक सफलता किसमें मिली? रामचंद्रिका में, तो संवाद योजना पर। केशव ने कविप्रिया की रचना किस गणिका को शिक्षा देने के लिए की थी? राय प्रवीण को। पद्माकर की अंतिम प्रसिद्ध कृति कौन सी है? गंगा लहरी। गंगा लहरी पद्माकर की अंतिम है, जो गंगा के किनारे लिखे थे शायद। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकालीन भ्रमर गीत परंपरा में किस कवि का भ्रमर गीत प्रसंग विशेष उल्लेखनीय है ना? रीतिकाल में तो बरकत उल्लाह प्रेमी का, बरकत उल्लाह प्रेमी रीतिकाल में भ्रमर गीत लिखने वाले, बहुत फेमस। रीतिकालीन काव्य का प्रमुख विषय क्या है? श्रृंगार है। किसी कवि का यश उनकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। अपने अंग के जान के जोबन नरपत प्रवीण स्तन मन नयन नितंब की बड़ो इजाफा की, ये किसने कहा? तो ये प्रशंसा इसमें की गई। इसमें इस दोहे में नायक की किस भावना की अभिव्यक्ति की गई है? तो नायक की प्रशंसा की गई। यहां पर भाषा बोल न जानहि जिनके कुल के दास, सोई भाषा कविता करी जड़मत केशवदास। यानी केशवदास के नौकर चाकर उनके घर के, वो भी संस्कृत भाषा बोलते थे, इतने विद्वान उनके घर वाले थे। और इन्होंने किस भाषा में किया? हिंदी भाषा में एक रचना की केशवदास जी ने। कोऊ कितेक उपाय करो कहु होत है आपनो पीव पराये के रचनाकार कौन है? मतिराम है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहां अनेक सयानप बांक नहीं, घनानंद जी कहते हैं। नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनो कर रही हो, किसने कहा? आलम ने। सिंधु तरे उनको बनरा तुम पे धनु रेख गई न तरी, ये किसने कहा? केशवदास की बहुत फेमस पंक्ति है। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या है? केशव की काव्य कला। केशव की काव्य कला आपके नोट्स में बहुत फेमस है। विज्ञान गीता किसकी करती है? केशवदास की है। सेनापति का कवित्र रत्नाकर किस प्रकार का है? भक्ति संबंधी ग्रंथ है। मतिराम की कृत व्रत कौमुदी का वर्णन विषय क्या है? छंद पर। भाई व्रत का छंद ही होता है। रामचंद्र भूषण के रचनाकार गोप कवि हैं। किसे रस का साक्षात अवतार कहा गया? रस का साक्षात मूर्ति
किसने, किसको कहा गया? साक्षात रसमूर्त घनानंद को कहा गया। साक्षात रसमूर्त या रस का साक्षात अवतार किसे कहा गया? घनानंद को कहा गया है। बिहारी सतसई किसके निर्देश पर? मिर्जा राजा जयसिंह। कौन सा कवि मात्र एक कृत रच कर ही हिंदी संसार में अमर हो गया? बिहारी लाल। नय हुन नयनन को कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रत रहे तऊ न प्यास बुझाए। ये देखो पंक्ति याद आ गई होगी आपको, नीर भरे नित प्रत रहे तऊ न प्यास बुझाए। इसमें नायिका के किस विरहावस्था की अभिव्यंजना है? पूर्वानुराग की। किसकी? पूर्वानुराग की। पूर्वानुराग बताया गया था आपको। यहां पर बताओ भाई अलंकार कौन सा है? नित नीर भरे नित प्रत रहे, हाँ कौन सा है? विशेषोक्ति अलंकार। परिभाषा क्या? विशेषोक्ति अलंकार की। अलंकार की परिभाषा विशेषोक्ति क्या है? यानी कारण मौजूद होने पर भी कार्य की सिद्धि ना होना, है ना? कार्य की सिद्धि नहीं। भाई नित नीर भरे, नीर जो जल है प्यास बुझाने का कारण है, लेकिन वो भी मौजूद है, लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। तिय सैसव जोबन मिले, तिय सैसव जोबन मिले, भेद न जाने जात, प्रात समय निष्दोष के दुओ भाव दर्शात। यानी दो भाव की बात हो रही है, दो भावों की बात है। यानी कि नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया? वयः संधिका। किसका है? वयः संधिका है। इनकी अधिकांश कविता भक्ति भाव की कोटि में नहीं आएगी, श्रृंगार की ही कही जाएगी। रामचंद्र शुक्ल ने किसके संबंध में कहा था? श्रृंगार भाई घनानंद जी हो जाएंगे, बहुत फेमस है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी का नहीं। घनानंद के संबंध में कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। यह ललित काल केंद्र लसत दिग भामिन के भाल को, पंक्ति किसकी है? बिहारी लाल की। वह चितवन औरे कछु जिह बस होत सुजान, वह चितवन औरे कछु जिह बस होत सुजान। ये किसने कहा है? भाई सुजान देख करके बहुत लोग घनानंद पे चले जाएंगे, घनानंद की नहीं है भाई, बिहारी लाल की पंक्ति है। रणित भरंग घंटावली झरत दान मधुनीर, किसने कहा है? इस पंक्ति में किस ऋतु का वर्णन है? तो वसंत ऋतु का। किसका है? वसंत ऋतु का है। इंद्र जिम जंब पर बाड़व स्वंब पर, पंक्ति किसकी है? शिवराज भूषण से ली गई है, भूषण की पंक्ति। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसे दैन कहे नट जाए। बिहारी लाल की पंक्ति बहुत फेमस है। रामचंद्र शुक्ल ने केशव को किस काल के अंतर्गत रखा? भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव दास को भक्ति काल के अंतर्गत रखा है। चिंतामणि त्रिपाठी से रीत काल की शुरुआत मानी है। रीत काल में लगभग 350 प्रबंध काव्य रचे गए, किंतु प्रसिद्ध पाने से वंचित रह गए। इसके पीछे मूल कारण क्या था? मुक्तक काव्यों की लोकप्रियता। मुक्तक काव्यों की लोकप्रियता के कारण इस काल में यानी रीत काल में लगभग 350 प्रबंध काव्य रचे गए, लेकिन प्रसिद्धि नहीं पा पाए। बिहारी सतसई किस प्रकार की रचना है? श्रृंगार प्रधान है। घनानंद के काव्य की मूल प्रेरक शक्ति क्या रही है? उनकी प्रेमिका सुजान है। किस रीतिकालीन प्रबंध काव्य में अध्यायों का नाम जंग रखा गया? बहुत फेमस है जंग। किसके अध्यायों का नाम है? सुजान चरित। सुजान चरित में अध्यायों के नाम जंग रखा गया है और इसके रचनाकार कौन है? सूदन है। सुजान चरित के रचनाकार सूदन। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में वैष्णव हुए थे? तो निम्बार्क संप्रदाय में। किसमें? निम्बार्क संप्रदाय में। घनानंद की स्वच्छंदता, उनके बिंब विधान, भाषा प्रयोग और प्रेम की मन स्थितियों के चित्रण में सर्वत्र दिखाई देती है। ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक हित तरंगड़ी, जो कि कृपाराम के द्वारा लिखी गई थी। इत आवत चली जात उत चली छसातक हाथ, किसने लिखा? बिहारी लाल। फागु के भीर अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, पद्माकर की पंक्ति बहुत फेमस। दार दुर्म पालना बिछौना नव पल्लव के सुमन झंगुला सोहे तन छवि भारी दे, किसकी पंक्ति है? देव कवि की। क्यों इन आखिन सो निहसंक है मोहन को तन पानिप पीजे, किसकी पंक्ति है? मतीराम की। केल के रीति अघाने नहीं, केल के रीति अघाने नहीं, दिन में ही लला पुनि घात लगाई, ये किसने कहा है? मतीराम ने कहा है। कवि देव का जन्म किस प्रांत में हुआ था? उत्तर प्रदेश। भाई इटावा में हुआ था, इटावा उत्तर प्रदेश में है। रीतिकाल के किस कवि ने सर्वाधिक ग्रंथ लिखे? देव कवि ने। देव कवि ने बहुत ग्रंथ लिखे, शायद 52 ग्रंथ लिखे देव कवि ने, नहीं 72 हैं। और देव कवि के रचनाओं के संबंध में विद्वानों में मतभेद भी है, विद्वानों में मतभेद भी है। शायद इन्हीं के रामचंद्र शुक्ल जी कितने मानते भैया? 23। रामचंद्र शुक्ल जी 23 मानते हैं और कुछ लोग 72 तक मानते हैं, कोई 52 बताता है। हाँ, शिव सिंह सेंगर 72 और 52 कौन मानता है? चलो नगेंद्र शायद। हाँ, आचार्य देव कवि द्वारा रचित देवचरित
किस प्रकार का ग्रंथ है? तो देवचरित। देवचरित किस प्रकार का है? चरित्र वर्णन में तो खंड काव्य, प्रबंध काव्य हो जाएगा। सुजान विनोद के रचनाकार देव कवि। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को, कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय जी को। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने, दोनों लोगों को। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन सा? मतिराम। रामचंद्रिका किस दृष्टि से अनूठी है? संवाद शैली की दृष्टि से। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनु है, बोधा की पंक्ति। रीत मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं, सेनापति रीत मुक्त नहीं है। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है, छत्र प्रकाश। छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है भाई। छत्र प्रकाश किसकी है? लाल कवि की रचना है। अगले, आखिन मुंदबे के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे, काव्य पंक्ति किसकी? चिंतामणि की। छाले परिबय के डरन सके न हाथ छुआए, काव्य पंक्ति किसकी? बिहारी लाल की। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद शरीर, समीर, शीतल मंद समीर, समीर मतलब मंद, धीरे धीरे चलने वाली हवा, सुगंधित, तो बिहारी लाल की पंक्ति है। बावरी जो पै कलंक लगे वो तो निशंक है, क्यों नहीं अंक लगावती, नेवाज की पंक्ति है। भाई ऐसी पंक्तियां कभी कभी परेशानी पूछी जाती है, नेवाज की है। बड़े बड़े नयनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात, ये पंक्ति पूछी जाती है भाई। इसकी है देव कवि की। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कृष्ण चरित्र है। चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कविकुल कल्पतरु, कविकुल कल्पतरु चिंतामणि का है। दूसरा एक कविकुल कंठावरण आता है, कविकुल कंठावरण दूल्हा कवि का, कविकुल कंठावरण। चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता कौन थे? तो शाह भोसले, दारा सिकोह और शाहजहां थे। चिंतामणि किस प्रकार के आचार्य हैं? सर्वांग रूपक की श्रेणी में। किसमें? सर्वांग रूपक की श्रेणी में चिंतामणि आते। कौन सा कवि रीतबद्ध नहीं है? बिहारी लाल। रीत सिद्ध बद्ध कैसे हो जाएंगे? ग्वालियर के समीप बसुआ, गोविंद पर बसुआ नामक गांव में किसका जन्म हुआ था? बिहारी लाल। कौन सी रचना महाकवि भूषण द्वारा रचित है? शिवराज भूषण। छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, ये सब इनकी है। स्वच्छंद काव्यधारा किस काल के अंतर्गत? रीतिकाल के अंतर्गत। पद्माकर में देव की भांति मौजीपन, मतिराम की भांति सहृदयता और बिहारी की भांति वाग वैदग्ध्य पाया जाता है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। देव के आचार्यत्व की मौलिकता शुक्ल जी को मान्य न थी, पर वे उनकी कवित्व शक्ति के कायल थे, बच्चन सिंह ने कहा। देव की काव्य भाषा में भाषिक तरास बहुत कुछ वैसी ही मिलती है जैसी बिहारी के दोहों में। ये किसने कहा? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। उनकी कविताओं में स्वच्छंदता की जो प्रवृत्ति मिलती है वह उन्हें घनानंद के निकट खड़ा कर देती है। ये कथन किसका है? तो ये भी भाई बच्चन सिंह का कथन है। किसका है? बच्चन सिंह का कथन है। घनानंद के संबंध में कहा गया। घनानंद कवि होने के साथ साथ राज दरबार में किस पद पर प्रतिष्ठित थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे भाई। घनानंद किस वर्ग के अंतर्गत आएंगे? रीतमुक्त काव्यधारा। इसके अंतर्गत घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, चार लोग आएंगे। घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा क्या है? सुजान, जो इनकी प्रेमिका थी। घनानंद ग्रंथावली, जिसमें घनानंद के 42 ग्रंथों का संकलन किया गया, किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने किया। रीतिकाल में साक्षात रसमूर्ति किसे कहा गया? घनानंद को कहा गया। चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी नायक नायिका भेद से संबंधित। कुलपत मिश्र कहां के? आगरा के रहने वाले। कुलपत मिश्र के आश्रयदाता जयपुर नरेश राम सिंह थे। कुलपत मिश्र का काव्यांग विवेचन रस रहस्य बहुत फेमस है। हिंदी साहित्य में ध्वनि का प्रथम विवेचन किसने किया? कुलपत मिश्र। भाई देखो यहां पर हिंदी की बात हो रही है। हिंदी साहित्य में ध्वनि का प्रथम विवेचन किसने किया? कुलपत मिश्र ने किया। किस युग की कविता को दरबारी कविता कहा गया? रीत युग यानी रीतकाल। कानपुर के तिकवापुर गांव का संबंध किस कवि का है? भूषण का है। भूषण, मतिराम और चिंतामणि, भूषण, मतिराम, चिंतामणि और जटाशंकर, ये चारों भाई भाई थे। इसी कारण से तिकवापुर में इन चारों का जन्म हुआ। इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संबंध में? भिखारी दास के संबंध में। जन्म काल के आधार पर रचनाकारों का सही क्रम क्या है? केशवदास, सेनापति, चिंतामणि, भूषण। बिल्कुल आसान सा है। प्रेम की पीर का कवि किसे कहा गया? घनानंद को। कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? बिरह वारिस। बिरह वारिस की भी रचनाकार कौन है? बोधा की रचना हो जाएगी बिरह वारिस। अगला, घनानंद की भाषा की विशेषता, लाक्षणिकता। बोधा के आश्रयदाता पन्ना नरेश। घनानंद ने अपनी काव्य रचना में किस छंद का प्रयोग किया? कवित्व और सवैया का प्रयोग किया घनानंद ने। संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर देव ने कौन सा नाटक लिखा? बहुत फेमस है, देव माया प्रपंच। अब देव माया प्रपंच के रचनाकार कौन है? देव कवि हैं। इस कहां से लिया गया? किसका अनुवाद है? तो प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। देव ने भाव विलास की रचना किस वर्ष की थी? 1689 ईस्वी में की थी। वैसे सन वाले बहुत कम याद होते हैं।
देव ने किस ग्रंथ में दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन किया है? तो अष्टयाम। अष्टयाम के नाम से कई लोगों ने लिखा है भाई, एक रामाष्टयाम के नाम से भी लिखा गया अग्रदास के द्वारा, और अष्टयाम के नाम से कई लोगों ने। देव का संगीत विषय ग्रंथ कौन सा है? राग रत्नाकर है। क्या है? राग रत्नाकर। सोमनाथ गिने जाते हैं सर्वांग रूपक आचार्यों में। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? भूषण की है। किस कवि ने हिम्मत बहादुर के दरबार में म्यान से तलवार निकाल लिया था? भाई ठाकुर थे। कौन? हिम्मत बहादुर ने। हिम्मत बहादुर के दरबार में ठाकुर ने। घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक के नाम से बहुत फेमस है। सुंदरी तिलक के नाम से घनानंद की रचनाओं का संकलन सबसे पहले किसने किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। किस कवि को रीतबद्ध एवं रीतमुक्त दोनों की श्रेणी में रखा जाता है? द्विजदेव। रीतमुक्त रीतबद्ध दोनों में आ जाते हैं। घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी में है? विरह लीला। विरह लीला, इसी का नाम दूसरा वियोग बेल, ये फारसी से संबंधित है, विरह से संबंधित है, विरह का वर्णन किया गया इसमें। मतिराम का अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ अलंकार पंचाशिका है। ललित ललाम की रचना मतिराम ने किसके आश्रय में की थी? भाव सिंह यानी बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में। मतिराम के ग्रंथ व्रत कौमुदी का दूसरा नाम क्या है? छंद सार संग्रह। मतिराम ने किस कवि की सतसई के आधार पर अपनी सतसई लिखी थी? बिहारी सतसई के आधार पर अपनी सतसई लिखी थी। मतिराम ने फूल मंजरी की रचना की थी जहांगीर की आज्ञा से। रीतिकाल के किस कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार कहा? तुलसी साहब ने। रीतिकाल का कौन सा कवि जिसने अपने आप को तुलसी का अवतार कहा? तो यहाँ पर तुलसी साहब है। कौन है? तुलसी साहब हैं। यहाँ पर कोई मैथिली से गुप्त न लिखना, गड़बड़ हो जाएगा। खालसा पंथ के प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह, ये गुरु गोविंद सिंह वही चंडी चरित्र का अनुवाद किए थे। घनानंद के दीक्षा गुरु कौन? वृंदावन देव। घनानंद के दीक्षा गुरु वृंदावन देव हैं। आलम किस राजा के दरबार में रहते थे? तो आलम मुअज्जम यानी बहादुर शाह के दरबार में रहते थे। फिर आगे है, आचार्य शुक्ल ने किसके प्रेम को मौन मध्य पुकार कहा? तो किसके प्रेम को मौन मध्य पुकार कहा? घनानंद के प्रेम को। मतिराम सतसई की रचना किसकी आज्ञा से? राजा भोगनाथ की। कृपाराम का ग्रंथ कौन सा? हित तरंगिणी। कृपाराम के हित तरंगिणी का विषय क्या है? नायिका भेद। कुलपत मिश्र का ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो कुलपत मिश्र का रस मंजरी भाई नहीं है। रस मंजरी के रचनाकार कौन है? कोई बताएगा भैया? रस मंजरी के रचनाकार कौन है? किसने लिखा रस मंजरी? कौन हो जाएंगे? नंददास। नंददास बहुत फेमस है भाई, रसमंजरी उन्हीं की है। वैराग्य उत्पन्न होने पर घनानंद के संप्रदाय में दीक्षित हुए? निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए भाई। रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है? बोधा। घनानंद आलम बोधा ठाकुर कैसे? रीतमुक्त कवि हैं। रीतमुक्त कवियों में किस कवि के प्रेयसी का नाम नहीं मिलता? तो रीतमुक्त कवियों में प्रेयसी का नाम नहीं मिलता तो कौन सा कवि है? ठाकुर। भाई ठाकुर के प्रेयसी का नाम नहीं मिलता। सुजान घनानंद के प्रेमिका। सुभान, सुभान किसकी प्रेमिका है भाई? सुभान वो बोधा की है, और शेख रंगरेजिन ये आलम की है। लेकिन ठाकुर वैसे तो राजा थे ठाकुर, तो इसलिए हो सकता है इनकी प्रेमिका का नाम ना मिल रहा हो। किस कवि की प्रेयसी का नाम सुभान? देखो आ ही गया, सुभान बोधा की है। सुजान घनानंद की, शेख रंगरेजिन आलम की। बोधा का पूरा नाम क्या है? तो बोधा का पूरा नाम भाई बुद्धिसेन है। बिहारी और देव किस आलोचक की पुस्तक है? लाला भगवान दीन। लक्षण ग्रंथों की परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? पद्माकर हैं। लक्षण ग्रंथों का पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी थी? प्रताप सिंह ने। किस कवि पर बुंदेलखंडी भाषा का प्रभाव है? तो पद्माकर। पद्माकर विरचित रीत ग्रंथ कौन सा है? जगत विनोद, बहुत फेमस है इनका। केशव की किस ग्रंथ में प्रतीक शैली का प्रयोग किया गया? तो प्रतीक शैली में लिखी गई केशव की रचना कौन सी? विज्ञान गीता है। रामचंद्र शुक्ल ने केशव के कुल कितने प्रबंध काव्य माने हैं? दो प्रबंध काव्य केवल केशवदास जी के माने रामचंद्र शुक्ल जी ने, और कुल ग्रंथ कितने माने? 7 माने हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का पहला प्रयास किस काव्यधारा में हुआ? तो रीत मुक्त काव्यधारा में। किसमें? रीत मुक्त काव्यधारा में। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का पहला प्रयास किस काव्यधारा में हुआ? तो रीत मुक्त काव्यधारा में हुआ। केशव के कवि प्रिया पर जोरावर यानी जोराव प्रकाश टीका किसने ब्रजभाषा में लिखी थी? तो सुरत मिश्र ने लिखी थी। रीतिकाल में किसने जायसी के अखरावट के आधार पर ककहरा यानी क्या लिखा? ककहरा लिखा। तो ककहरा की रचना राम सहाय दास ने लिखा था। रीति कवि रघुनाथ बंदीजन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो काशी नरेश। मतिराम की कौन सी रचना किसी आश्रय में नहीं लिखी गई? रसराज, बहुत फेमस है लेकिन किसी के आश्रय में नहीं लिखी गई, किसी राजा को समर्पित नहीं।
पद्माभरण की रचना पद्माकर ने कब की? 1810 ईस्वी में। गोप का रामचंद्राभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? अलंकार संबंधी। अलंकार चंद्रोदय ग्रंथ किसका है? तो अलंकार चंद्रोदय के रचनाकार कौन है? रसिक सुमति हैं। कौन है? रसिक सुमति हैं। अगला, कालिदास त्रिवेदी रचित वर वधु विनोद का वर्णन विषय क्या है? नायिका भेद। कौन सा कवि अपनी एक कृति के कारण अमर हो गया? बिहारी लाल। सबसे ज्यादा टीकाएं रीतकालीन किस रचना पर लिखी गई? बिहारी सतसई पर। पद्माकर ने जगत विनोद की रचना किसके आश्रय में या किसके आज्ञा से किया? महाराज जगत सिंह के आज्ञा से। विवेचन की दृष्टि से नवरसों का सफल निरूपण करने वाले आचार्यों में एक नाम लिया जा सकता है, किसका? पद्माकर का। भिखारी दास किसके आश्रय धीन रहे? तो भिखारी दास भाई हिंदुपति सिंह के यहां रहे। कवि कुल कंठावरण किस प्रकार का ग्रंथ है? अलंकार संबंधी है, चिंतामणि का। बोधा की रचनाएं इश्कनामा विरह बारिश। बोधा की इश्कनामा और विरह बारिश दोनों बहुत फेमस रचनाएं हैं। एक रचना है इश्कलता, ये किसकी है? हाँ, इश्कलता जो है घनानंद की है, इश्कनामा बोधा की है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं, तो यहां पर चंडी चरित्र, सुनीति प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, जिसमें से चंडी चरित्र बहुत फेमस है, ये पूछी जाएगी। बिहारी की रस व्यंजना और अनुभवों की प्रशंसा करने वाले आलोचक रामचंद्र शुक्ल। पद्माकर का जन्म पूछा जा चुका है, कहां हुआ? 1753 ईस्वी में हुआ। वृंद कवि का जन्म काल 1643। प्रताप शाही की रचनाएं, व्यंग्यार्थ कौमुदी पूछी जाती है। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है? प्रताप शाही हैं। रस चंद्रिका, जयसिंह प्रकाश विदो रचनाएं इनकी और हैं। रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी रसलीन, रसलीन का वास्तविक नाम है। सर्वांग रूपक कौन सा कवि नहीं है? तो बेनी परवीन सर्वांग रूपक नहीं है, बाकी कई कवि हैं जो सर्वांग रूपक हैं। अगला आता है, श्रृंगार रस निरूपक रीत कवि माने जाते हैं कि कृष्ण भट्ट देव ऋषि। कृष्ण भट्ट देव ऋषि ये कैसे हैं? श्रृंगार रस निरूपक रीत कवि माने जाते हैं। वैसे कई लोग ऐसे हैं जो श्रृंगार रस निरूपक में माने जाते हैं। आपके क्लास नोट्स वाले में सर्वांग निरूपक, अलंकार निरूपक, छंद निरूपक और सर्वांग निरूपक, ये चारों कोटियां आपके नोट्स में दी गई हैं, वहां से याद करिएगा, पूछा जाता है। नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि माने जाते हैं, कालिदास त्रिवेदी हैं। बिहारी बिहार किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास, रोला चित्त में लिखी गई। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका के नाम से किसने लिखा? लल्लू लाल ने। लल्लू लाल वही है प्रेम सागर के रचनाकार वाले। बिहारी रत्नाकर के रचनाकार कौन? जगन्नाथ रत्नाकर। इसमें 713 दोहों पर लिखा गया टीका, 713 दोहों पर लिखी गई टीका है, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मानी गई सर्वाधिक प्रमाणिक टीका है बिहारी सतसई की। रीतिकाल का अंतिम आचार्य कवि कौन है? भिखारी दास हैं। रीतिकालीन कौन सा कवि कुंडलिया के लिए प्रसिद्ध है? गिरधर कविराय हैं। सुधा निधि किस कवि की रचना है? तो राधा सुधा निधि तोष कवि के। किसकी है? तोष कवि की रचना है। रीतिकाल के कौन से कवि हैं जिन्होंने अलंकारों के लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में लिखे हैं? तो महाराज जसवंत सिंह हैं, भाषा भूषण वाले। कौन वीर रस की कविता करने वाला कवि है? सूदन। सूदन भी वीर रस की कविता करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी रचना में सुजान चरित में जंग नाम रखा था अध्यायों का। काव्यांग के रूप में ब्रज भाषा की विशेषता तुक का सर्वप्रथम विवेचन करने वाले आचार्य कौन है? भिखारी दास हैं। भिखारी दास की रचना का क्या नाम है? काव्य निर्णय है। रीतकाल में बेनी नाम के कितने कवि हुए? तो बेनी नाम के 3 कवि हुए। ठाकुर नाम के भी 3 कवि हुए थे। शकुंतला नाटक के रचनाकार कौन है? नेवाज। शकुंतला नाटक के रचनाकार कौन है? नेवाज है, बहुत फेमस रचना है। जसवंत सिंह द्वारा रचित नाटक कौन सा है? प्रबोध चंद्रोदय। जसवंत सिंह ने प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक लिखा था। किसने रीतिकाल साहित्य में सर्वत्र ग्रहस्थिक प्रेम की गंध की खोज की है? डॉक्टर नगेंद्र ने। रीतिकाल साहित्य में सर्वत्र ग्रहस्थिक यानी गृहस्थ से संबंधित प्रेम की गंध की खोज की तो डॉक्टर नगेंद्र हैं। रसिक विनोद किसका ग्रंथ है? चंद्रशेखर वाजपेयी का। रस भूषण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? याकूब खां। भारती भूषण के रचनाकार कौन है? गिरिधर दास हैं। रीत शब्द की उत्पत्ति किस प्रत्यय के योग से बनी? यानी रीत शब्द का जो उत्पन्न हुआ है रीत शब्द, ये किस शब्द में किस प्रत्यय के योग से हुआ? तो रिंग। रिंग प्लस एक्तिन प्रत्यय के योग से। रिंग प्लस एक्तिन प्रत्यय के योग से रीत शब्द की उत्पत्ति हुई। सुजान चरित प्रबंध काव्य के लेखक कौन है? सूदन है, जिसमें अध्यायों के नाम जंग रखे गए थे। आनंदीलाल शर्मा द्वारा बिहारी सतसई पर लिखी गई टीका कौन सी है? फिरंगी सतसई, बहुत फेमस है। बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैये की रचना किसने किया? कृष्ण कवि ने किया है। किस विद्वान ने केशवदास को भाषा का मिल्टन कहा? तो मिश्र बंधुओं ने केशवदास को भाषा का मिल्टन कहा है। छल को 34वां संचारी भाव मानने वाला विद्वान कौन सा है? देव कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल ने 35वां संचारी भाव किसको माना भाई? सकबकाहट को। हाँ, गुड।
सूरत मिश्र की रचनाएं अलंकार माला, रस रत्नाकर, नक्सिक। रीतिकाल में खटमल बाईसी, ये बहुत फेमस है, पूछी गई है। खटमल बाईसी हास्य ग्रंथ की रचना है, अली मुहिब खां द्वारा लिखी गई। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि, रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि शुरुआत में बात किए थे, कौन है? द्विजदेव हैं। कालिदास त्रिवेदी के रीति ग्रंथ वर वधु विनोद का विषय क्या है? नायिका भेद है। जात विलास के रचनाकार देव कवि हैं। छंद विचार के रचनाकार सुखदेव मिश्र हैं। हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा है? छंदोर्णव पिंगल है। सर्वाधिक छंद विवेचन इसमें किया गया। ये आपका हो गया क्या? रीतिकाल। रीतिकाल पर आधारित जितने भी यहाँ पर रचनाएं बताई गई, जितने भी कथन बताए गए, चाहे वो आलोचनात्मक हो चाहे काव्य पंक्तियां हो, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और लगभग अगर मान लो 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 10 के 10 क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं यहाँ पर हैं, क्योंकि रीतिकाल में कोई नई चीज नहीं लिखी जाती है, जो है पहले से ही है। भक्ति काल में जो है पहले से, आदिकाल में जो है सब पहले से। हाँ, अब जब आधुनिक काल आगे पढ़ेंगे उसमें नए नए रचनाएं, नए नए तथ्य, नए नए आलोचना कथन वहां पर खूब मिलेंगे। तो कल से हम लोग जो बातचीत करेंगे वो आधुनिक काल पर बातचीत करेंगे। आधुनिक काल जैसा कि आपको पहले से पता है बहुत बड़ा है, कई युगों में बटा हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे 2 या 3 क्लास में पूरे आधुनिक काल को समाहित कर लिया जाए। तो कल अगर जो बात होती है उस बात होनी है, कल ही होना है। और कल हो सकता है भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग, 2 युगों पर, या अगर मैटर कम पड़ा तो तीसरा युग भी ले लेंगे। यानी कि पूरा आधुनिक काल जो है वो 2 भागों में ही खत्म करना है, क्योंकि आगे चल के अभी उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, छोटी छोटी बड़ी बड़ी विधाएं सब वहां पर भी है, तो भी क्लास को जल्दी से जल्दी समेटना है। तो जो चीज यहां पर बताई गई है इसको 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी अधिकतम बार देख पाओ, जितना अधिकतम बार इसको पढ़ पाओ उतना ही आपके लिए अच्छा है। और इसका प्रयोग आप कब करो? यदि आपके पास हार्ड कॉपी है उसको पढ़ो खूब अच्छे से, नोट्स है खूब अच्छे से पढ़ो। यदि आप थक गए, पढ़ते पढ़ते थक गए, अब लग रहा है मनोरंजन करना है, कुछ नहीं, वीडियो लगा लो, इसी को देख लो, देखते रहो, और हो सकता है नींद भी आ जाए, सो भी सकते हो। जब नहीं आती है तो आपका समय कट जाएगा और ये याद भी आपको अच्छे से हो जाएगा। बशर्ते किताब छोड़ करके केवल वीडियो नहीं देखना है, किताब भी पढ़ना है, प्रैक्टिस एक आध भी करना है, और इसके साथ साथ रिवीजन भी करना है। तो रिवीजन ज्यादा करना है, प्रैक्टिस अब उतना ज्यादा नहीं करना है क्योंकि समय लगता है उसमें, या प्रैक्टिस पेपर आपके पास पहले से हल हैं उन्हीं को बार बार रिपीट करो, और प्रैक्टिस पेपर या इसको खूब अच्छे से रिवाइज करते रहो। रिवीजन जितना ज्यादा कर लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, जितना ज्यादा रिवीजन उतना ही आपका परफेक्ट परफॉर्मेंस हो जाएगा। अब नई चीज पढ़ करके आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा और भ्रम पैदा होगा, तो भ्रम नहीं पैदा करना है। जो चीज हमने पढ़ी है भाई, आप 120 क्वेश्चन के लिए ना पढ़ो, आप 110 क्वेश्चन के लिए पढ़ो। 10 क्वेश्चन छोड़ दो, जो आप नए क्वेश्चन पढ़ लोगे उसको छोड़ दो कि 10 क्वेश्चन नहीं सही होंगे, 110 के लिए आप पढ़ लो। 110 के लिए पढ़ लोगे, 10 क्वेश्चन आपका जीएस में हो जाएगा, 120 क्वेश्चन आपका हो गया, कोई रोक ही नहीं सकता, टॉपर हो जाओगे 120 में, इतनी गारंटी हमारी है। बस 100 के आसपास मिनट जाना है, आराम से हो जाएगा। जी भैया, रिकॉर्डिंग मत कर दो।